बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीनो हज़रात। यही दुआ कि आप अपने घरों में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और दिसंबर का महीना होता है जी कि जो बैरून मुल्क से आपके अपने आ रहे होते हैं तो उनकी आमद का सिलसिला होता है, क्योंकि दिसंबर हॉलीडेज़ होती हैं सबसे ईजीएस्ट लेना, बिलखसूस क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में जितने इन लॉज़ के भी हैं फैमिली मेम्बर्स, मेरे भाई की खैर शादी भी इंशाल्लाह होने वाली है, तो वो सब ट्रैवल करते हैं ईजिली दिसंबर। तो आई एम श्योर कि आप लोग अपने घरों में होंगे और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे एज़ ऑलवेज़। और ख़वातीनो ज़ात दिसंबर का महीना है और आप देखें कि सर्दी ऐसी अरूज पे अपने आ गई है कि सुबह के वक्त बिलखसूस जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स के लिए जा रहे होते हैं, अब तो बहुत सारी लेवरेज इस तरह हो गई कि टाइमिंग स्कूल्स वालों ने चेंज कर दी है, शुक्र है। और अब ऐसे टाइम पे जाते हैं, क्योंकि वरना अदरवाइज़ आप सोचें कि कल लाहौर का मेरे ख्याल में 4 डिग्रीज था टेम्परेचर, 4 था मुझे बताया जा रहा है, और आज कहा गया 2। अभी लाहौर का 2 डिग्रीज, तो अब आप ज़रा सोचें कि इस्लामाबाद का कितना होगा। फिर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, आप इवन बलूचिस्तान में चले जाएं। अब कराची का क्या टेम्परेचर है वो भी आई एम श्योर। तो ख़वातीनो से हाँ मुझे बताया जाए कराची में भी बहुत ख़वातीनो से सो मौसम जो है इसमें जैसे जैसे तब्दीली आ रही है और जितनी सर्दी हो रही है, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये सोचें कि हम अपने बारे में ज़रूर सोचते हैं कि जी सर्दी है, वो हीटर चलाना है, अब तो गर्म कपड़े निकालने हैं, रात के वक्त जो है हमने कंबल लेना है, रज़ाइयाँ लेनी है, हमें अपने बच्चों का ख्याल होता है कि जी टोपी पहना दें कि सर्दी ना कान में लग जाए, ग्लव्स पहन लें कि सर्दी हाथों पे ना लग जाए, 4-4 मोज़े बच्चों को पहना देते हैं। थोड़ी देर के लिए उन हमारे बहन भाइयों के बारे में सोचें। बहन भाई इसलिए क्योंकि इंसानियत के नाते हर इंसान का एक दूसरे से इंसानियत के तहत एक रिश्ता है, और वो रिश्ता एक मुनफरिद और अनोखा है। चाहे दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, इंसान का इंसान से, दूसरे इंसान से एक बड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट इसलिए होनी चाहिए कि हर शख्स जो है, हर इंसान जो है मेरे रब परवरदिगार की मखलूक है। थोड़ी देर के लिए उन तमाम हमारे बहन भाइयों के बारे में सोचें जो वसाइल की कमी की वजह से अपने बच्चों को वो 2 मोज़े नहीं पहना सकते, टोपी नहीं पहना सकते, ग्लव्स नहीं पहना सकते, जो रात को पता नहीं कैसे सोते होंगे क्योंकि उनके पास कंबल नहीं होगा, उनके पास स्वेटर नहीं होगी। और फिर अगर आप इस बारे में सोचें कि वो तमाम के तमाम ऐसे अफराद जो किसी भी वजह से, किसी पॉलिटिकल वजह से हो, किसी माशी वजह से हो, अपने घरों से बेघर होके दूसरे ममालिक में आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाजरीन के हवाले से, माइग्रेंट्स के हवाले से, और आज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी है। और आज के दिन के तवस्सुत से मैं ये सोचती हूँ, और फिर मैं जब मौसम के बारे में सोचती हूँ कि ख़वातीनो ज़ात कितने ऐसे लोग हैं जो शौक़ से कोई भी नहीं जाना चाहता अपने घर को छोड़ के, लेकिन कितनी बदकिस्मती होती है कि फिर आपको जब अपने घर को छोड़ के जाना पड़ता है, किसी और जगह पे, किसी और मुल्क जाना पड़ता है, तो किस तरीके से आपको सेटल होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर हम ये एहसास कर लें कि हमने इनफरादी तौर पे भी इन तमाम ऐसे लोगों की मदद करनी है, तो यकीन जाने एक शख्स की भी आप मदद कर देंगे तो पूरे ख़ानदान की आपने मदद कर दी। और मेरी और आपकी इनफरादी तौर पे अगर हम जिम्मेदारियों को पहचानना शुरू हो जाएं तो यकीन जाने इट डज़ एंड इट कैन मेक अ पॉजिटिव चेंज इन एनी वंस पर्सनल लाइफ। तो ख़वातीनो ज़ात जहाँ पे हम महाजरीन के हवाले से बात करें तो हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बहुत खुशाइन और बहुत एक अच्छा कदम, जहाँ पे और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव काम हो रहे हैं महाजरीन के हवाले से, जो अफ़गानी बहन भाई हैं उनकी जो माशी हालात हैं उनको देखते हुए कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। वहाँ पे खुराक की कमी है, OIC का इजलास हो रहा है, और OIC के इजलास से ये पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव इम्प्रेशन जाएगा इंशाल्लाह ताला, और जाना चाहिए कि हम अपने अफ़गानी बहन भाइयों के साथ हैं इस सर्दी के अंदर जहाँ पे इतने सारे और मसाइल होते हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, मेरी 8 साल की बेटी और किसी और 8 साल की जो बेटी है, बेटी या बेटा, औलाद तो औलाद होती है, तो औलाद का दुख दर्द समझना कि आपके पास वसाइल ना हो और आप अपनी औलाद का अपनी ज़रूरियात ना पूरी कर सकें तो दिल कांपता है। तो इसलिए प्लीज़ जितने भी आपके आसपास अफराद ऐसे हैं जिनके पास वसाइल की कमी है, उनके दुख दर्द को समझते हुए उनका ख्याल ज़रूर रखें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे जी। वीकेंड एट होम PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप कमेंट्स भी पोस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। ये आजी और इनकिसारी में हाथ इस्तेमाल करते हुए कि आप ज़रूर कमेंट्स पोस्ट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। आपकी जो राय है बड़ी बामानी होती है हमारे लिए, थैंक यू जी। अच्छा, शेफ़ महाजबीन हमारे साथ मौजूद है, उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या आज सूरत हाल है?
आज हम 3 डिशेस बना रहे हैं है। जिसमें पाइनएप्पल सरप्राइज बनेगा ड्रिंक, ठीक है, और एक डेजर्ट बनेगा एलमंड कैरामल है, और इसके अलावा एक हम जो बनाएंगे, आजकल आपको पता है प्लेटर्स का बहुत रवाज चल गया हुआ है खाने में, तो हम बनाएंगे पेपर चिकन विद पीटा ब्रेड। अच्छा, पेपर चिकन विद पीटा ब्रेड। पीटा ब्रेड, बिल्कुल सही। और फिर हम इसकी रेसिपी भी पूछेंगे आपसे और इंशाल्लाह इसको सर्व कराएंगे और गेस्ट वर्डिक्ट देंगे कि जी कैसे है। तो आप शुरू कीजिए काम। और ख़वातीन हज़रात, चूंकि हफ्ते का रोज़ है तो फिर मेरी तो प्यारी सी सहेली हैं भाई और वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर हैं, तो वेलकम करते हैं सादी अरशद को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, दुआएं। जी सादिया, ये सितारों के जो हाल हैं, ये हालात क्या हैं? अब तो इंशाल्लाह नया साल आने वाला है, खैर जी खैरियत बिल्कुल, से इंशाल्लाह वो नए साल के हवाले से भी पूरे ज़ोडिक साइंस के बारे में हम बात करेंगे और एक जनरल जो है प्रेडिक्शंस दूंगी पूरे साल के, लेकिन इंशाल्लाह 1 जनवरी। अच्छा, अगर मैं बिल्कुल एक मासूमाना सा सवाल करूं तो जो सितारे हैं वो भी साल के हिसाब से भी, सितारों को तो नहीं कुछ पता होगा कि अब नया साल आने वाला है, वो अपनी जो उनकी बिल्कुल पता होता है, बिल्कुल पता होता है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में हर प्लैनेट की ट्रांजिट होती रहती है। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी 19 को ही वीनस जो एक प्लैनेट होता है, सियारा होता है, ये रेट्रोग्रेशन में जा रहा है। ओके, हर प्लैनेट अपना काम करता है, ओके। उसके असरात आते हैं। अब रेट्रोग्रेशन, रुजत की हालत इसको अरबी में कहते हैं, उल्टी चाल उर्दू में कहते हैं। तो हर प्लैनेट की वजह से मामलात चेंज होते रहते हैं। इवन मून एक बहुत जिसको कहते हैं मून 2.25 दिन किसी भी हाउस में रहता है, जिसकी वजह से हमारी डेली मैटर्स चेंज होते हैं, हमारे मूड स्विंग्स जिसको कहते हैं मून इज माइंड। अब ये इतनी गहरी नॉलेज है कि इसको कोई समझे, उसको पता हो, या जो लोग सीखना भी चाह रहे होते हैं, आते हैं सीखते हैं, तो उनको पता है कि ये बेसिकली क्या होता है। बिल्कुल मून सही। इज अवर माइंड, सन इज अवर सोल। तो मून की वजह से हम जो डेली हमारे मूड स्विंग्स नहीं होते, बिल्कुल ऐसा ही है, बिकॉज ऑफ मून। इस पे बल्कि एक प्रोग्राम भी करेंगे ताकि आम जनरल नॉलेज भी लोगों की जिस तरह चांद ग्रहण जब लगता है, तो मैं अक्सर बात आती है कि ये आपके मूड को चेंज करता है, तो आपने उस दिन क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। मैंने किसी से बात ही नहीं की उस दिन। मैं कहीं को गुस्सा ना आ जाए तो बेहतर है बात ही ना करूं। मैं चुप रही हूँ, मैंने बात ही नहीं। अच्छा जी, अब सितारे आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है? अभी जो हम बात करेंगे अभी आने वाले हफ्ते की, तो जिस तरह मैंने अभी बताया है कि इस हफ्ते में जो एक मेजर चेंज है वीनस, जिसको जोहरा भी कहते हैं, तो वो इसका रेट्रोग्रेशन है और ये अभी होगा कैप्रिकॉर्न में। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले हम एरीज की बात करते हैं। एरीज आप लोगों के लिए जो एक मेजर चेंज आएगा, इट इज़ रिलेटेड टू आप लोगों के जितने भी वर्क रिलेटेड मामलात होंगे, उसमें ख्याल रखना है। कोई ऐसी कहते ना हंगामाई तौर पे आप लोगों को लगे कि मुझे तो अब ये काम नहीं करना है, या ख़ास तौर पे जो बिजनेस कम्युनिटी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, चेंजेस ऑल ऑफ अ सडन, इस स्टाफ को निकाल दें, इसको रख लें, या अपने जिसको कहते हैं जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपके जो अखराजात होते हैं, वो हद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, कंट्रोल करना है। ओके, इस चीज़ पे भी खर्चा, इस चीज़ पे भी खर्चा, इस चीज़ पे, यानी कि आप अपना फर्नीचर एकदम से चेंज करने के बारे में सोचते हैं, या आप एक्सपैंड कर रहे होते हैं अपने काम को, तो वहाँ पे सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये लेविशनेस को लेकर आता है। दिल करता है कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी, उस चीज़ को कंट्रोल करना है। मेजर पॉइंट यहाँ पे ये है। ठीक है। सो वो एक तो कंट्रोल कीजिएगा। बाकी जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी होती है, जिसमें आपकी मैरिड लाइफ है या रिलेशनशिप्स है, अच्छे रहेंगे। डिलेज आ सकते हैं, यानी कि अगर आप कोई सोच रहे थे मंगनी, शादी या जो भी है, उसमें सोच समझ के फैसले कीजिएगा। एकदम से लगेगा कि मुझे करना है या नहीं करना है, इस टाइप की चीज़ें प्रॉब्लम्स लेकर आ सकती हैं। सो बी केयरफुल। अब हम अपने दूसरे ज़ोडिक साइन की तरफ चलते हैं, टॉरस। टॉरस आप लोगों को मैं काफ़ी देर से कह रही हूँ कि ये रिलेशनशिप में, यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी, खुदा न खास्ता रिश्ते ख़त्म हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, एकदम से जोर पकड़ेगा, जज्बात ख़राब हो सकते हैं, या पार्टनरशिप पे काम कर रहे थे, वहाँ पे थोड़े से इश्यूज ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। ख़त्म होना किसी चीज़ का और नई चीज़ का स्टार्ट होना, या उसी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना कि अब नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, बेहतरी आएगी। अच्छी है, मैं ये नहीं कहती कि बुरा है, लेकिन सोच समझ अक्ल। और बड़े लोगों के, मैं बार बार कह रही हूँ, वक्त ही ऐसा है, सन मरकरी, राज खुलते हैं। ये सब वक्त राज खुलने का है। किसी के चीज़ें सामने आती हैं, आपको पता चलता है, अक्ल खुलती है। सो उस चीज़ को ईजी लीजिएगा,
किसी पे काउंटर अटैक नहीं करना है, इंटरोगेशन वाली चीज़ अगर करनी भी है तो अपनी हद तक रखिए, दूसरे को जाहिर मत कीजिए क्योंकि लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी कोई अदालत में कोई कार्रवाई कोई ऐसी चीज़ चल रही है उसमें आपको मदद मिलेगी, आपके हक में चीज़ें जाएंगी। अब हम चलते हैं जेमिनाइज। भला मेरा इम्तिहान ले रही है मुझे, हाँ, मैं ऑर्डर मैं ऑनर ही कह रही हूँ, मुझे ऑर्डर जरा नहीं पता कि फलां के बाद फलां, महीने पता है, महीनों का ऑर्डर पता है, लेकिन हाँ, आहिस्ता आपको सब पता चल मुझे कैप्रिकॉर्न के बाद सब पता है। अब आप समझ जाएं क्यों। हाँ, अब मुझे पता है। अच्छा हनीवे जी, जेमिनाइज की बात करते हैं। जेमिनाइज आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, बेहतर है, लेकिन आप लोगों की जॉब्स, जो लोग खास तौर पे जॉब्स करते हैं, चेंजेस बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। अच्छे चेंजेस हैं। किसी एक अदारे को छोड़ना, नए अदारे में चले जाना, या आप लोगों के इंक्रीमेंट्स वगैरह बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है, इवन जो लोग अपना काम करते हैं, स्टाफ को चेंज करना, ये मैं लास्ट 2 हफ्तों से कह रही हूँ, आपका स्टाफ चेंज होगा। आपकी इवन घरेलू स्टाफ नहीं होता, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की तब्दीलियाँ बिल्कुल आएंगी। डाइजेस्ट कीजिए और अच्छे तरीके से कर जाइए, और आप कर भी जाएंगे। सेहत का एक हद से ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी डेली पैटर्न रूटीन को चेंज कीजिए। जिन जिन चीज़ों की कमियां आपकी लाइफ में थी वो बेहतर होंगी। ब्लड सर्कुलेशन से जिनको प्रॉब्लम रहते हैं, माइग्रेन्स रहते हैं, पट्टों का खिंचाव रहता है, इधर शिद्दत आ सकती है, अपनी फिर से कहूँगी डेली रूटीन को ठीक कीजिए। बाकी इट्स अ गुड टाइम। और अभी फिर से बोलूँगी, ये जो अभी वक्त शुरू होगा जो कि 19 के बाद है, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आपका काम भी ठीक होगा, स्टाफ भी मिल जाएगा, जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम आ रही थी। एनी हाउ, अगले ज़ोडिक साइन की बात करेंगे, ये हैं जी कैंसर, कैंसेरियंस। बेहतर टाइम है। और फिर से कहूँगी, इन लोगों के लिए भी ना रिलेशनशिप इज़ अ बिग टारगेट नाउ। शादी, मंगनी, रिश्ते ज़रूर देखिए, ज़रूर परखिए। हमेशा कहती हूँ कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें। यानी कि जिधर आपको लगता होगा बज़ाहिर बड़ा अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप टटोलो फोलो या जब आपको एक पिक्चर क्लियर होती है तो कहानी कुछ और निकलती है। तो कंपैटिबिलिटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि एक ही वक्त में 2 लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं। एनीवे जी, आप लोगों के लिए अच्छा है, नई पार्टनरशिप्स आएंगी। वर्क रिलेटेड इट्स अ गुड टाइम। काम के लिए आपको फेम, नेम, स्टेटस, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी। और बाकी थोड़ा सा रिलेशनशिप में अप एंड डाउन चल सकते हैं। एवे खाम खा के लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ इधर क्यों नहीं रखी हुई, इधर क्यों रखी हुई, इस टाइप की छोटे पेटी इश्यूज होंगे, उसको इग्नोर कीजिए, इस वक्त यही बेहतर है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं लियोज। लियोज आप लोगों के लिए ग्रेट टाइम, गुड टाइम। रिश्ते, एक से ज़्यादा रिश्ते, ऑप्शंस, और यहाँ तक कि अगर आप लोग बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। जो लोग ओवरसीज़ ऑलरेडी, जिनके क्लाइंटेज होती है, या वैसे भी ट्रैवल करना चाहे, रिलीजियस अगर आप लोगों की कोई ट्रिप्स हैं वो भी होंगे, बेहतरी आएगी। कागजी जो प्रॉब्लम चल रही होती है ना, यानी कि वीज़ा इशू या कुछ इस टाइप के इश्यूज, वो भी रिजॉल्व होंगे। ये इस लिहाज से बड़ा अच्छा और बेहतरीन टाइम है। उसके बाद आते हैं जी वर्गोज। वर्गोज ऑसम टाइम, ग्रेट टाइम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। बहन भाइयों के साथ बेहतरी, रिश्तों में बेहतरी, इवन आपके जो करीबी लोग होते हैं जिनमें आपको होता है कि प्रॉब्लम्स चल रहे थे या कुछ भी, वहाँ पे इवन आप अगर फैमिली में कोई काम करना चाहते हैं, मिल के कोई काम करना चाहते हैं, वहाँ पे भी बेहतरी आएगी। फादर साइड से कोई हेल्प मिल सकती है, यानी कि बाप की तरफ से कोई हेल्प, कोई अगर आपको कोई वरासती मामला थे, वहाँ पे भी आपको कोई अच्छी फेवर आ सकती है। ट्रैवल के हवाले से भी हो सकती है। और अगर आपका कोई दूर, अक्सर मैं ये बोलती थी कि कोई दूर से रिश्तेदारियाँ हो या कोई दूर के रिश्तेदार हो, वहाँ से भी आपको कोई बड़ी अच्छी है। लोग आपसे पूछेंगे, आपसे मदद भी मांग सकते हैं। इस वक्त तो एक आप बड़े टॉप नॉच टाइप चीज़, अच्छा, इन नोए में बहुत तो बहुत ज़्यादा। बट हमेशा मैं कहती थी कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। तो ज़रा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, कॉन्फिडेंस ठीक है, इसको एंजॉय कीजिए, ये आपका वक्त ही एंजॉय करने सही का है। उसके बाद लिब्राज हैं। लिब्राज आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है। जो रिलेशनशिप साइड है ना आप लोगों की, ये बार बार डिस्टर्ब रहेगी, इसका भी आपने ख्याल रखना है। चूँकि लिब्रा का लॉर्ड ही वीनस होता है, रेट्रोग्रेशन में गया है, ये थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस इनको भी मैं ये कहूँगी कि अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा रहेंगे। मैं और अभी अगर किसी नई चीज़ का इंतखाब या नई चीज़ में जाना चाहते हैं, वेट करें जब तक। अभी मैं बोलती जाऊंगी कि वीनस रेट्रोग्रेशन, और ये भी 15 जनवरी तक रहेगा।
अभी नए कामों में मत जाएं, अपने पुराने कामों पे फोकस करें। इनको भी समझ नहीं आएगी कि नया क्या करना है, किस तरह करना है। सिर्फ अभी ये इसको देखें और समझने की कोशिश करें। अभी प्रैक्टिकली किसी चीज़ में ना जाएं, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सिर्फ अभी समझें कि मुझे क्या करना है। इस वक्त जाएंगे तो नुकसान उठा सकते हैं, पैसों की तरफ से नुकसान उठा सकते हैं, फाइनेंशियली इनको प्रॉब्लम्स आए, पैसा बहुत लगा देंगे और हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। Okay. सो फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो सकते हैं। और सेम गोज़ फॉर देयर रिलेशनशिप। अगर किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, पहली बात ये है कि प्लीज़ काइंडली कंपैटिबिलिटी, और अगर जा ही चुके हैं तो अभी फाइनल कमिटमेंट्स में मत जाए, इट्स अ सजेशन। बाकी फर्दर आगे इनका क्या स्टेटस है वल्लाह आलम, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। तो अभी मैं नहीं समझती कि इनको अभी फर्दर किसी रिश्ते में जाना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त ना वहमो भाव में, यानी कि फैंटेसी में, वैसे भी लिब्रास दे आर ओवर फैंटेसाइज, अच्छा, ओवर फैंटेसी में दिन में रहते भी हैं। ख्वाब देखते हैं? बहुत ख्वाब देखते हैं। ठीक। बहुत ख्वाब देखते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि इनको किसी प्रॉपर कमिटमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि इनको ख्याल आएगा कि जो इस वक्त हम कर रहे थे, जो ये फेज चल रहा है, दे विल फाइनली रियलाइज कि नहीं, जाग जाओ, जागेंगे कुछ अरसे के बाद। सो अभी इनको इस तरफ नहीं जाना चाहिए, वेट एंड वॉच। ओके जी, फिर नेक्स्ट आता है हमारे स्कॉर्पियोज, जो कि इस वक्त में वेरी जुनूनी, वेरी एग्रेसिव, उनको लगता है कि अक्ले कुल हम होंगे। उसकी वजह मार्स, इनका जो लॉर्ड है, इन्हीं के हाउस में है। सो अगर ये इस वक्त कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहें, ज़रूर करें। इनके रिलेशनशिप इस वक्त इनको प्रॉब्लम देंगे, और ये रिलेशनशिप एवरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, माँ बहन भाई एवरीबडी, थोड़ा सा ना इनके अंदर एग्रेशन रहेगा। इससे जिससे भी बात करेंगे इनको लगेगा कि आई एम राइट, हर चीज़ में आई एम राइट, और ओवर पोजेसिव रहेंगे अपने रिलेशंस के बारे में। एनी हाउ, मेरा इस वक्त इनको सजेशन होगा काम डाउन, जितना ठंडा ठंडा चल सकते हैं चले। और दूसरी अहम वजह ये है कि इनके लिए अभी कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल आ रही होंगी, नई चीज़ें आ रही होंगी, नए मामलात आ रहे, स्पेशली रिलेशंस में। यानी कि ऑलरेडी जो भी इनका स्टेटस है, सिंगल है, जो भी हैं, लेकिन यस, नए रिलेशंस चीज़ें आ रही होंगी। होल्ड ऑन, अभी फाइनल डिसीजंस ना लें, वेट एंड वॉच में रहें। और अगर लेना भी है तो फिर मैं हमेशा दरख्वास्त ही कर सकती हूँ कि काइंडली पहले पूछ लीजिए अपने ज़ाती जायचे के हवाले से, यानी कि बर्थ चार्ट के हवाले से। इसमें जनरल रीडिंग में मत रहिएगा। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा वक्त है, बेहतरीन वक्त है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा वक्त है। और बच्चों के हवाले से, जिनके बच्चे होते हैं आगे से, हो सकता है इनकी तवज्जो उधर है, इनको कोई उधर से कोई प्रॉब्लम, कोई धचका, कोई इशू आ सकता है। उनकी सेहत के हवाले से भी हो सकता है, एजुकेशन के हवाले से भी हो सकता है। दे नीड टू चेक आउट, तवज्जो दें उधर, खुद से हट के ज़रा उधर तवज्जो दें। उसके बाद आ जाते हैं सजिटेरियस। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए अच्छा वक्त है, और इनफैक्ट बेहतरीन वक्त है। इनके लिए बड़ा बेहतरीन वक्त आया हुआ है। अगर ये कोई नई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई नया काम करते हैं, जो भी करते हैं, इट्स अ गुड टाइम। ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है। एंड आफ्टर सो लॉन्ग, एक चीज़ का जो इनको ख्याल रखना है, कीप एन आई, यानी कि नज़र रखें इनके अगेंस्ट कौन लोग हैं, वो इनको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। जो भी एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे ना, उसमें पानी फेरा जा सकता है। बाकी इस वक्त इनके लिए हर तरह से एवरीथिंग, इवन नेम, फेम, स्टेटस, किसी भी चीज़ में छोटी सी भी एफर्ट करेंगे ना, उससे शाबाशी नहीं मिल जाती। इवन अगर कोई घरेलू खातून भी हैं, वो भी कोई एफर्ट करेंगी तो उनको भी इस वक्त एफर्ट का नतीजा, फल मिलेगा। ओके, और पॉजिटिव मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा वक्त है इनके लिए। उसके बाद कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए अच्छा मजे की बात है, मेरी लाइफ में हमेशा सामने बैठा हुआ शख्स कैप्रिकॉन। पर फिर आप, बहुत अच्छी बात है फिर। अच्छा जी, कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए इट्स अ टाइम जहाँ पे अपने पर बहुत तवज्जो होगी। और वीनस अभी रेट्रोग्रेड हुआ है, वीनस साथ बैठा हुआ है विद सैटर्न। केयरफुल रहना है। वो ट्रीटमेंट्स जिसमें किसी भी तरह की ऐसी, जिसको मैं अक्सर कहती होती हूँ, डर्माटोलॉजिस्ट हूँ या कोई जैसे नीडल्स वगैरह या स्किन की कोई प्रॉब्लम, केयरफुल रहना है। इस टाइप की कोई चीज़ें, प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्किन एलर्जीज़ हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, डिपेंड करता है कि आप अपना कितना ख्याल रखते हैं या किस
शख्स के पास जाते हैं। सही। यानी हाँ, ये खुद पे डिपेंड करता है, बट यस इस तरह की चीज़ें अगर ऑलरेडी हैं, स्किन एलर्जीज रहती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है, या ऐसे किसी ट्रीटमेंट को फेस कर रहे हैं, तो इश्यूज आ सकते हैं। यू नीड टू बी केयरफुल, अदरवाइज इट्स अ ऑसम टाइम। एक्सपेंडिचर्स बहुत रहेंगे, सन मरकरी है, अगर आईसाइट प्रॉब्लम्स हैं तो वो आईसाइट को प्लीज़ चेक कराइए, जिसको भी प्रॉब्लम है, वीक हो सकती है। एक्सीलेंट टाइम, और थोड़ा सा वो चीज़ें जिसको मैं अक्सर कहती हूँ कि रिलेशंस जिनके अच्छे हैं मज़ीद अच्छे होंगे, फैमिली की तरफ तवज्जो रहेगी, फैमिली साइड पे कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल सकती है, रिलेशंस में बहुत गहरा ताल्लुक, दोस्तियाँ जो भी है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। वो हर तरह का रिलेशन होता है। अगर आप मैरिड हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो सिंगल है उनके लिए इट्स अ गुड टाइम टू गेट मिंगल। वो बहुत अच्छा है। मेरी तो वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, तो ये मैंने अपने मियाँ को एक दे दी है हिंट। उन्होंने कहा था कि हफ्ता पहले बता देना, तो अभी मेरे ख्याल में हाँ 27 तारीख कब है, हफ्ते बाद ही है। जी जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एग्जैक्ट, आपने एक मैसेज मैंने टीजर दे दिया है बस, अब बाकी अब वो जाने। हाँ एक्सीलेंट। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं एक्वेरियस, हमारा सेकंड लास्ट ज़ोडिक साइन है। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए वेरी गुड टाइम, और मैं बड़े अरसे से कह रही हूँ, इनके लिए तो एक साइन ऑफ रिलीफ भी है, लेकिन यस इनके भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगे। अभी मैंने कहा वीनस इनके 12th हाउस में है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। और वो कहते हैं, मैं अक्सर एक वर्ड बोलती हूँ बड़ी माजरत का, अन्य एक्सपेंडिचर, यानी कि ये भी ले लो वो भी ले लो, और अपने ऊपर इस वक्त अपना बहुत ख्याल रखेंगे, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, अच्छी बात है। और ट्रैवलिंग करना चाहें तो इसके लिए बहुत अच्छा है। नए वर्क सिनेरियो आएंगे, जो लोग किसी भी तरह के बिजनेस कम्युनिटी से हैं या सरकारी महकमों में होते हैं, किसी भी उनके 10वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त इनके लिए। वेरी हाई फाई टाइम, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे, रिस्पेक्ट का लेवल अच्छा होना, हर चीज़ में दे आर वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। सो ओवरऑल एक्वेरियंस आप लोगों के लिए है ही अच्छा टाइम। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, सेहत में गर्जी मत कीजिएगा। जो पुरानी बीमारियां होती हैं ना, वो इस टाइम पे खामखा ट्रिगर करती हैं या आपको तंग करती हैं, वापस आती हैं, वो मेडिसिन साइड पे या मेडिकली आपको प्रॉब्लम या उस तरफ अखराजात को ये शो चीज़ टाइम ज़रा शो करता है, तो ज़रा उस तरफ ख्याल रखें। अब हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। पाइसेस आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम, हर तरह से आपको एक फेवर मिलना, अच्छी चीज़ें आनी है, लेकिन आप लोगों ने जो ख्याल रखना है, पीपल जो या वो लोग बड़े अरसे से कहें जो आपको अपोज करते हैं, आपके ओपोनेंट या आपको मुखालफीन होते हैं आपके, वो आपको खाम खा इस वक्त तंग करेंगे, और आपके सामने वो लोग जाहिर भी होंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे, और आपका पूरा सारा मामला तरीका कार काम करने का चेंज होगा। नया बिजनेस करना चाहें, एक से ज़्यादा काम करना चाहें, एक तो वो चीज़ें आएंगी, और सेटअप आपका चेंज होगा, ऑफिस का चेंज होना या घर का चेंज होना या किसी नई चीज़ को ख़रीदना जो आपको प्लेयर ज़हनी सुकून देगी। लेकिन इस वक्त ना इनके अंदर एक अफरा तफरी सी मची होगी, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, मगर उसको शायद प्रायोरिटाइज ना कर पाए, पहले क्या करना है, दूसरे क्या करना है, तीसरे। इस वक्त बेचैनी वाला टाइम है। हैव रेस्ट, अपने दिमाग को थोड़ा सा सुकून दें और रेस्ट करके चीज़ों को करें, ये एक उनके लिए एक मशवरा भी है। और बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। रिलेशन में अभी एवरेज चीज़ें रहेंगी, किसी नए रिलेशन में अगर जाना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट करें, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखेंगे तो इट्स गुड फॉर दैट। बिल्कुल। और प्रायोरिटाइज करने की बात करें तो ज़िंदगी में वैसे भी अब आने वाला नया साल है, इंशाल्लाह ताला नेक दुआएं तमाम लोगों के लिए, और आप दूसरों के लिए भी दुआ करें, तो ज़िंदगी को प्रायोरिटाइज करके एक थोड़ा सा न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लें, उस पर भी हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी गुड। इसी खुशी में कि सादिया ने हमेशा की तरह बहुत अच्छा हमें सितारों का हाल बताया है, तो फिर एक म्यूज़िकल जो है उसका सेशन का आगाज़ हो जाए, फिर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर फरजीन से मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, आपको इल्म है कि वीकेंड एट होम में और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में हम कोशिश करते हैं कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें यंगस्टर्स को। सो ये जो हमारी सिंगर हैं कायनात बेग, इनके हवाले से बताती चलूँ, बहुत अरसे से सिंगिंग कर रही हैं और लाइव सिंगिंग बहुत उम्दा करती हैं, तो बहुत सी तालियों में जी कायनात बेग। करिए
जी खुश आमदीद, वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। और ब्रेक के बाद कायनात को हम वेलकम तो करेंगे, बहुत प्यारा इन्होंने गाया, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर फरजीन मलिक, डॉक्टर साहिबा हमारी वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुकिंग ब्यूटिफुल, और ब्रेथ टेकिंग, आप भी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। इनफैक्ट हमारी तमाम ऑडियंस ही है ब्यूटीफुल ना? है, हम क्या करें। है ना? और मुझे ऐसा अच्छा, मैं पता नहीं डॉक्टर साहिबा, देन यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है तारीफ ना करनी चाहिए। बिल्कुल। तारीफ करना एक बजाते खुद भी जो है ना एक ऐसा अमल है जो अगर आप जिंदगी में लाएं। आई थिंक इट शोज के हाउ ग्रेशियस अल्लाह ताला हैज मेड यू। आप कितनी ग्रेशियसली किसी की दिल से, जैसे आप हमेशा जब भी मिलते हो यू आर ऑलवेज सेइंग नाइस थिंग्स, तो ये दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिविटी। ऐसा ही जब है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है ना, हंस के कोई मिलता हाँ, है हाँ। तो कहते हैं हंस के भी मिलना एक दुआ की तरह है। बिल्कुल ऐसा ही है। कि और you are- इसीलिए मुझे लगता है ख़वातीनो कायनात, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं थैंक यू। She sang so well. शी sang so well। और अभी थैंक यू सो माशाल्लाह मच, थैंक यू सो मच। 2 साल हुए हैं आपको जी, जी, सिंगिंग 2 करते साल। हुए। अच्छा, जॉनरा, अगर हम आपके जॉनरा की बात करें तो किस तरह का म्यूजिक ज्यादा गाना पसंद है? वैसे तो मुझे पॉप गाना पसंद है, लेकिन आई ट्राई ऑलमोस्ट ऑल जॉनर्स। लेकिन अभी आपने ये नाज़ी हसन जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए बड़ा जी, 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 खूबसूरत जी। ये Thank you so much. एक एफर्ट थी, वेल डन भाई। ख़वातीनो ज़द पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क हमेशा नए सिंगर्स को और यंग टैलेंट को, आप में किसी किस्म का टैलेंट हो, यूर अ राइटर, यूर अ पेंटर, यूर अ मेकअप आर्टिस्ट, आप प्लीज़ ज़रूर हमसे रब्ता करें, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब जी, वैसे सुंदर, मतलब सॉरी आपकी नहीं, बात please, काट रही हूँ, लेकिन पीटीवी इज द प्लेटफॉर्म जहाँ से बड़े बड़े सिंगर्स बन के निकले। ऐसा ही है। रिमेंबर मतलब वो दौर एक था जिसमें कैसे कैसे लोग थे जो शुरू हुए और फिर कहाँ पहुँचे। हो भाई? ये तो अकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आपको ट्रेनिंग मिल जाए, आप समझें लिटरली हाँ। लॉटरी लग गई भाई आपकी। एक बिल्कुल। आपको बात करने का, आपकी पर्सनालिटी में एक ठहराव ही और होता है। Exactly. जो पीटीवी से ट्रेंड अफराद हैं, चाहे बिहाइंड द कैमरास काम कर रहे हो, Anywhere. वो अपनी पहचान हाँ। आप रखते हैं अनडाउटेडली। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नाउ सेगमेंट को एज ऑलवेज आपके बहुत पसंद किया जा रहा है, बिकॉज देन आप इमोशनली कनेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। करती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं या कुछ ऐसे मसाइल हैं, 2-3 ऐसे मसाइल हैं जिनमें से एक ऐसा मसला हाजमा, डाइजेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक ऐसा लेमन टर्म है कि हर घर में ये इस्तेमाल होता है। Exactly. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार के शायद हम इसकी डेफिनेशन को समझते नहीं। हाँ। तो जो हाजमा है या डाइजेशन है, हाँ। ये होता क्या है? एक्चुअली आई एम ग्लैड कि हमने ये टॉपिक चूज किया, बिकॉज ये आप जैसे कि कह रहे हो हर घर में किसी ना किसी फर्द को जिंदगी में एक दफ़ा ज़रूर होता है, एक दफ़ा या एक दफ़ा से ज़्यादा। लेकिन ये सबसे अंडर एड्रेस्ड प्रॉब्लम है जिसको हम कभी वो खातिर में ही नहीं लाते, ठीक है ना। और इसको फिर बैक सीट पे बिठाया होता है। हाजमा ख़राब हो, यार फकी ले ले, यार चूरन खा ले, यार फलानी चीज़ कर ले। इसको अंडर एड्रेस नहीं करना चाहिए अगर ये लंबा हो जाए। हाँ, 3-4 एपिसोड्स ठीक हैं, कभी जैसे जिसकी वजह हो, मसलन वजह ये है कि आपने रात को शादी का खाना खाया और खूब डट के खाया, बिल्कुल सही। या आपने सुबह नाश्ता खूब डट के लिया, या आपने मिर्च मसाला ज़्यादा लिया, कॉफ़ी चाय फिजी ड्रिंक्स ज़्यादा ली, उस वजह से एसिडिटी हो जाती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनडाइजेशन कॉज करती हैं। स्मोकिंग, स्ट्रेस, अल्कोहल, ये अगेन स्मोकिंग के बहुत सारे लोग जो हैं वो स्मोकर्स, इंडाइजेशन होती है। कई दफ़ा आपने देखा होगा सुंदर कि जब हम अंडर एड्रेस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को खांसी होती है जो कि क्योर ही नहीं हो पा रही होती। बिल्कुल ऐसा ही और है। फिर उनको जब एंटासिड देते हैं तो वो ठीक हो जाती। होता क्या है कि रात को जब वो लेटते हैं तो वो डिपेंडेंट पोजीशन होती है, तो वो सारा खाना जब ऊपर एसिड ऊपर आता है तो आके गले को इरिटेट करता है। बिल्कुल और ठीक। लोग गले का इलाज कर करके गला बेचारा सो जाता है कि यार ये क्या कह रहे हैं। सो इसका डायरेक्ट इलाज एसिडिटी या उसका इंडाइजेशन होता है। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम सिंपली हम स्टार्ट ऑफ करें, अगर स्टेप बाय स्टेप एज ऑलवेज, तो इसकी निशानियां क्या हैं? कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हाँ ये हमें डाइजेशन का या हाजमे का प्रॉब्लम है? जी बिल्कुल, आप इसका नाम लें जरा, क्या नाम था इसका? गर्ड? नहीं मुझे नहीं गर्ड, हाँ GURD है। हाँ, ये कब हुआ? ये अचानक अभी हुआ है, मैंने किया है, चेंज कर दिया मैंने। तो गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जी। ठीक है, इसका ही सलाम वही अलैकुम। वाला। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये होता है कि आपके जो मैदे के कंटेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं और आपको रिफ्लक्स हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या है? पेट में बर्निंग होना, दर्द एक ऐसा रहना जो कि नहीं जा रहा, ज़्यादा बदहजमी में डकार वगैरह का आना, एसिडिटी के इश्यूज, ग्राउलिंग यानी पेट जो है वो आपका चूं चरा बोले जा रहा है,
इसके अलावा डायरिया, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन Okay. इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम इंडाइजेशन समटाइम्स, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने रिकग्नाइज, या आप थोड़ा सा खाते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आपका पेट पूरा भर गया है, बिल्कुल ऐसा ही या है। पेट का खाने के 1.5 घंटे या 1 घंटे के बाद पत्थर की तरह सख्त हो जाना, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स इंडाइजेशन, ठीक है। सो हम ये पूरा बहुत सारा एक है जिसको कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम गर्ड की अम्ब्रेला के नीचे ले आते हैं, ठीक है। ठीक है। अब इनका जो जिससे जो आम चीज़ें हैं, अगर तो आपकी डिजीज़ 2-3 महीने से प्रोलॉन्ग हो गई, यू गो सी अ डॉक्टर। अगर आपको इस तरह के मोशंस आ रहे हैं जिसमें ब्लड हो, ब्लैक ब्लड हो या रेड ब्लड हो, देन यू गो सी अ डॉक्टर। बिल्कुल सही। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रही है, देन यू गो सी अ डॉक्टर, बिकॉज कई दफ़ा हार्ट डिजीज़ जो है, हार्ट अटैक्स, दे ऑल्सो उनका और इंडाइजेशन आपस में मिलते हैं, ठीक है। सो इट्स गुड कि हार्ट वाला डॉक्टर आपको कहे कि भाई घर जाओ, आपको बदहजमी है, लेकिन आपको चेक कराना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इनकी नर्व्स ऑलमोस्ट सेम होती है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए इनके सिम्टम्स जो हैं वो उस तरह से आते हैं। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं हार्ट डिजीज को, थिंकिंग कि यार चलो चूरन ले आओ, लेट्स फील बेटर, बट इट डजंट गो वे दैट वे, ठीक है। बिल्कुल सही। ये बात हो गई। और डॉक्टर के पास आपने जाना है, उससे पहले आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, Okay. ठीक है। जब आपको इंडाइजेशन हो रही है तो आप ये कर सकते हैं कि आप फिजी ड्रिंक्स ऑफ कर दें, चाय ऑफ कर दें और कॉफ़ी ऑफ कर दें, ठीक है। स्मोकिंग को ख़त्म करते हैं, जितना स्मोकिंग करेंगे उतना ही एसिड प्रोडक्शन होगी। और ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा इंडाइजेशन एसिडिटी की ज़्यादती से हो, इंडाइजेशन मिर्चों की ज़्यादती और चीज़ों से भी मैं होती है। मिर्चों ही की तरफ आ रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करते हुए, नाउ आर देयर सर्टेन फूड्स कि जो क्वालिफाई ही करते हैं कि अगर वो हम खाएंगे तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, या हर शख्स का ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म जो है वो अलग होता है, एक डाइजेशन That's प्रोसेस true. मेरा आपका डिफरेंट होगा, हो सकता है आपको जो चीज़ सूट कर रही हो वो मुझे ना करे। सो वो तमाम चीज़ों को भी देखते हुए क्या हम सर्टेन फूड को क्वालिफाई कर सकते हैं, लाइक फ्राइड फूड है, बिल्कुल, फिश की हम बात वेरी करें, राइट कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सबके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ ऐसी हैं जो पर्सनल हो जाती हैं। मसलन कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती बिल्कुल है ऐसा ही दूध और है। दूध से बनी हुई अशिया से, तो उनको इंडाइजेशन टाइप फीलिंग होएगी। दैट मीन्स कि देयर बॉडी इज नॉट इज इनटॉलरेंट टू दूध और दूध से बनी हुई अशिया, ठीक है। वो तो एक साइड पे हो गया। फिर उसके बाद मिर्चें, बहुत ज़्यादा मसाला जात, फूड कलरिंग्स, हमने फिजी ड्रिंक्स की बात की है। फिर टमाटर और अनियंस, Okay. उसका बहुत इस्तेमाल। फिर आपने जो फ्राइड कहा हुआ है और भुना हुआ कहा है, दैट इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज दैट कॉजेज इंडाइजेशन। इसके अलावा मैदे और मैदे से बनी हुई अशिया जो हैं, दे ऑल्सो कॉज इंडाइजेशन। वाइट ब्रेड्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस यानी कि हवा और गैस पैदा करती हैं, बिल्कुल तो सही। उस वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो इन चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई, कई लोगों को दालों से होती है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। अब आपने देखा होगा कि हमारे भूनने में टमाटर बहुत ज़्यादा यूज होता टमाटर है। के बगैर तो आपकी ग्रेवी नहीं बनती है, वो Exactly. तो आपको उसके बगैर तो अधूरा है, सालन ही नहीं बनेगा। So if या you are- दही का इस्तेमाल होता है या टमाटर Exactly, का so होता है। दही is okay, but जो टमाटर का इस्तेमाल है ना, वो टमाटर causes acidity, onions cause acidity. So जब आप सैलेड ले रहे हो या भुनी हुई चीज़ें ले रहे हो और आपको डॉक्टर ने दवाई पे भी डाला हो और आपको यके बाद दीगरे एसिडिटी के बाउट्स हो रहे हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखें कि खाने पकाने में इन चीज़ों से आपने परहेज करना है। अब हम आज की एक टिप भी शेयर करेंगे, बिल्कुल हमारी, सही। है ना। लेकिन मुझे- अभी टिप अभी करेंगे या पहले भी मेरे क्वेश्चंस भी रहते हैं, लेकिन चलो, tips- question कर लो। नहीं पहले टिप कर ले, मुझे कहा जा रहा है पहले टिप बता दें, मैं पेन पेपर भी अपना तैयार कर लूं। टिप इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि दरमियान में लोग इसको सुन लें कि वो कहेंगे जी बीमारी बताई जा रही है, इलाज कोई नहीं बता रही। बिल्कुल सही, I agree। तो उसमें ये है कि अगर एसिडिटी या इंडाइजेशन हो तो आप 2-3 दिन तो खिचड़ी पे आ जाएं। ठीक है। और टिप ये है कि मेथी दाना लेके, मेथी दाना आपको पता है फेनुग्रीक सीड्स के नाम से हैं, सो यू टेक दैट, आप उसको अच्छी तरह पीस लें और उसको आप एक जार में रख लें और उसकी आपने आधी चमची रोज़ की सुबह निहार मुँह लेनी है। एसिडिटी या जिन लोगों का इंडाइजेशन है उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा उसका डबल पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है अगर आप उसके अंदर थोड़ी कलवंजी भी डाल दें पीस के। ओके। तीसरी टिप ये है, हर एक को हर चीज़ सूट नहीं करती। बिल्कुल ऐसा अगर ही ये है। चीज़ें ना सूट करें तो कलवंजी का ऑयल, जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है, वो लें और उसकी आधी चमची रोज सुबह निहार मुँह लें। कलवंजी का ऑयल वर्क्स वंडर्स फॉर मी। Yes, मेरी बिल्कुल। एसिडिटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेथी दाने से नहीं गई थी मगर कलवंजी का ऑयल से चली गई थी। सो ये 3-4 चीज़ें मैंने सामने रख दी नाजरीन के कि वो अपना चूज कर लें विच सूट। One more tip
विद योर कंसेंट के Yes. रात का खाना एक तो जल्दी, सर्दियों में खास तौर पे, बिल्कुल। खाने के फौरन बाद आप लेट ना जाएं, बिल्कुल। थोड़ी सी वॉक कर लें तो वो एक तो डाइजेस्ट भी हो जाता है। आप जो मर्जी खा रहे हो वो हम नहीं उस पर चले आपको टोकते, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर थोड़ी सी एक्सरसाइज या चहलकदमी कर लेंगे, घर के ही 4 चक्कर लगा लें, तो शायद डाइजेस्ट होने में आप बिल्कुल easy ठीक होगा। कह रहे हो। ऐसे लोगों को जिनकी डाइजेशन गैस्ट्रोपरीसिस होता है, जिनकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग देर से होती है, यानी कि खाना देर से आगे जाता है, तो उन लोगों को खाने से पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो जाए, तो थोड़ा सा रेव अप हो जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। और जैसे कि अभी आपने बहुत अच्छी टिप दी कि खाने के 3 घंटे तक फौरन सोना नहीं चाहिए, खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी, कहते हैं 40 से कदम आगे पीछे ले लें, दैट वुड बी गुड फॉर यू एंड दैट्स इनफ फॉर यू। कई लोग एकदम से बहुत ही रेसें लगाना शुरू हो जाते हैं, दैट्स नॉट ऑन। खाने के फौरन बाद रेसें नहीं लगाते और ब्रिस्क वॉक भी नहीं करते, यू टेक इट स्लो। और खाने के से पहले पानी पीते हैं, दरमियान में नहीं पीते और बाद में। बिल्कुल सही। मजीद और बहुत सारी बातें, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपके सवालात भी शामिल होंगे। स्टे ट्यून्ड। वीकेंड को रंगीन बनाने, कुछ सुनने और सुनाने, कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम। वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम, वीकेंड एट होम। जी, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात। थैंक यू सो मच। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और अभी मैं कुछ ही देर में कार्ड पे जितने नाम मुझे दिए गए हैं मैं वो नाम शामिल भी इंशाल्लाह करूंगी। और डॉक्टर साहिबा से हम बात आज करें इंडाइजेशन के हवाले से, क्या कहते हैं इसको, बदहज़मी। बदहज़मी, यस, मैं वो गलत ना बोल दूं, बदहज़मी या हाजमे में प्रॉब्लम के हवाले से कर रहे हैं। और हमने कुछ 1-2 और टॉपिक्स हैं उनके हवाले से भी बात करनी है, लेकिन भाई आज हमने ये सोचा कि हम ऑब्वियसली वीकेंड एट होम में हमारे जितने स्टार्स होते हैं, जिन्होंने अपनी फील्ड में एक नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उनको याद करते हुए उनकी बर्थडेज को सेलिब्रेट करें और उनको विश करें। तो जी हम मिल के सेलिब्रेट करते हैं। सुरैया खानम जी हमारे तो मुल्क का असासा है माशाल्लाह से, एक ऐसी बिल्कुल। खूबसूरत आवाज़ की मालिक, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से करियर का आगाज़ हुआ। और असद मलिक साहब जी अगेन आपके हर दिल अजीज़ हैं, फिल्म्स में काम किया है, प्लेज में काम किया है। मुस्तफ़ा जाहिद ऑल टाइम फेवरेट जी, और मुस्तफ़ा जाहिद की आज बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और अमार बेग, वारिस बेग साहब के साहबजादे हैं, ही इज़ ए न्यू कमर सिंगर हैं माशाल्लाह से। और सबसे बढ़कर आज जी और इनके सारी इनमें मौजूद है, तो इनकी भी बर्थडे, आपको भी हैप्पी बर्थडे। और जिनकी आज सालगिरह, जिन जिन लोगों की, आपको भी दिल की गहराइयों से हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव मेनी मोर। बिल्कुल आमीन, और खूब सारी खुशियाँ और साल साल अपनी ज़िंदगी के अच्छे अच्छे बसर। बिल्कुल आमीन। आपकी कब है कायनात बर्थडे? 12 जनवरी ओहो, आने वाली है। आने वाली है। Yeah. आपको आने वाली 12 जनवरी 2022 की सालगिरह बहुत पहले से ही मुबारक हो। पहले से क्या ही कहते हैं, मुबारक, एडवांस। एडवांस Advance। मुबारक हो आपको। Thank you so उदास much, अंडा thank you मत so खाइएगा, खुश वाले अंडे खाइएगा प्लीज। मैं ना वो जब भी अंडा अब ना मैं सजा के खाती हूँ, और वो वाकई में ख़वातीनो ज़ात, वो वरना लगता है हमेशा कि उबला हुआ अंडा रख दो तो कुछ सजा के तौर पे लगता है। सही बात है। एंड देन दैट इज व्हाई व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट्स, तो वही चीज़ जो आपको घर में अगर बगैर प्रेजेंटेशन के मिल रही है, यू गेट मोर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग इज इन द पैकेजिंग ना आजकल। ऐसा अब ही। देखें लोग अपनी पैकेजिंग पे भी तो इतनी तवज्जो देते हैं कि ये बिल्कुल। पर्स और ये जूता और ये टाई और ये शर्ट, तो फिर खाने की क्यों नहीं पैकेजिंग और उसकी खूबसूरती के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर हम जोर डालें। बिल्कुल ऐसा ही, एंड आई एग्री बिल्कुल। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जो हम बात करें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाउ, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। इसका और इंडाइजेशन का जो एक आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक और बेस्ट फ्रेंडशिप है, इस अच्छा फ्रेंडशिप सुंदर भाई, आप सही डॉक्टर की बेटी हैं। आपने आप फाइनली IBS निकाल ही लिया है ना घूम फिर के। हालांकि उस पर हमने एक और प्रोग्राम भी करना था, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हो कि आजकल बहुत ज़्यादा जब इंडाइजेशन होती है, लोगों को डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो बहुत सारे केसेस IBS के डायग्नोज होते हैं, जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसका बेसिकली इलाज यही है कि उसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाए और स्ट्रेस रिलीफ किया जाए। क्योंकि ये कहते हैं कि डायरेक्टली नर्व्स के साथ इंसान की अटैच्ड होता है। जब आप स्ट्रेस आउट होते हो, कोई इम्तिहान हो गया, कहते हैं ना इम्तिहान आने वाले हैं और वो पेट में डायरिया शुरू हो गया या एसिडिटी शुरू हो गई, लोगों को पेट में दर्द शुरू हो बिल्कुल जाती ऐसा ही है, है। बिल्कुल। सो बेसिकली योर माइंड कनेक्ट्स विद योर
पेट विद योर स्टमक एंड इट स्टार्ट्स गिविंग यू सिम्टम्स। बिल्कुल सही। और स्ट्रेस के कोई भी टाइम्स हो, मसलन अक्सर ख़वातीन ये देखती होंगी और मर्द हजरात भी जो मेरे पेशेंट्स हैं उनसे मैं पूछती हूँ कि आपने किसी फर्ज करें किसी फंक्शन पे जाना है या किसी इवेंट पे जाना है, तो जब आप सुबह पतले होते हैं, जैसे ही आपने जाने का वक्त करीब आता है, यू स्ट्रेस्ड आउट, तो आपका पेट एकदम से सख्त और फूल जाता है, ठीक है ना? spot on, बिल्कुल। दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम योर नर्व्स, कि आपकी नर्व्स इस चीज को कर रही हैं। IBS इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इश्यूज व्हिच इज known to be like an epidemic in our youngsters, in our middle ages. हर एक में नज़र अब आना शुरू हो गया IBS का कोई ना कोई स्पेक्ट्रम। सही। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और इसको आप डॉक्टर से जाके ट्रीट करवाएं। इसमें डायरिया भी हो सकता है कि डायरिया होता है और फिर ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन, या कई कॉन्स्टिपेशन के मरीज जो होते हैं वो IBS से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सो बेसिक इशू IBS है, कॉन्स्टिपेशन को हम ट्रीट कर रहे हैं, हम IBS को नहीं ट्रीट नहीं कर रहे। ठीक है। सो IBS जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आपकी जो अंतड़ियां हैं वो तंगी का शिकार है, सड़ी हुई है बिल्कुल, वो जो बिल्कुल होती है सही, सुखड़ गई हैं, बिल्कुल सही। आपसे गुस्से में है, बिल्कुल तो ठीक है। उनको हमने काम डाउन करना है। ओके। इसी तरह इसबगोल, खिचड़ी, जो है सागुदाना, ये सारी चीज़ें ना हमें अपनी डाइट में ज़रूर रखनी चाहिए गाहे बगाहे। बिल्कुल ठीक है। हम लोग अमूमन बहुत ज़्यादा मीठे मिठाइयाँ, पुडिंग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मीठे से भी एसिडिटी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा Remember ही है। that. I know, कई I लोग know. बहुत मीठा खाते हैं और उनको भी एसिडिटी होती है, नेवर अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ठीक है। एक और बहुत बड़ी वजह जो एसिडिटी या इंडाइजेशन की होती है वो है H. पाइलोराई, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि जाके पेट के अंदर जज्ब हो जाता है और इवेंचुअली अल्लाह ताला सबको बचाए, इसकी जो CA कैंसर होता है, कैंसर ऑफ द स्टमक, उसकी भी एक वजह H. पाइलोराई है। ये हो सकती है और ये खुदा ना हमारी कौम में पाया जाता है क्योंकि हम बाहर से खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें हो जाता है। और इसकी इरेडिकेशन यानी इसका ख़त्म करना और डायग्नोज होना बहुत 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 ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे लोग, एंड देन वील डिस्कस IBS का हम अलग से भी टॉपिक Yes, रखें, ऑब्वियसली yes, वो जरूरी है, yes, इस पे तो जितनी हाँ, बात की जाए कम है। हाँ, मेरे ख्याल में एक हाँ। प्रोग्राम में अगले नहीं, में उसकी भी ना डाइट फर्क है ना, डाइट सुंदर, फर्क, बिल्कुल हाँ, सही। उसके लिए ये रहता, ये तो हाँ। मैंने कहा कि एक हल्का सा कनेक्शन में नहीं, वो पता लग गया कि आपको बड़ा कुछ आता है। भाई यही आता है बस। अच्छा जी, लेकिन डॉक्टर साहब इसबगोल की जब हम बात करते हैं, वजन कम करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो हाउ ऑथेंटिक इट इज, हाउ यूजफुल इट इज वेट लॉस के लिए? सो बेसिकली And how do you use it? साइंटिफिक रीजन क्या है कि हम इसबगोल को वेट लॉस के लिए यूज करिए। इट्स अ फाइबर, आपकी इंटेस्टाइन में जाके फूल जाएगा, आपको भूख नहीं लगाएगा, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। क्योंकि भूसी कहते हैं ना उसको, ऐसा ही। बिल्कुल। तो इट्स फाइबर जाके आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करेगा और आपका वजन जब आप कम खाएंगे, यानी एक प्लेट बिरयानी की जगह आप आधी प्लेट बिरयानी की खाएंगे और वो आप परपेचुअली रेगुलरली खाते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका वजन कम होएगा। बिल्कुल ऐसा ठीक है। ही आप दो रोटियों की जगह एक फुल्का खाएंगे, आपका कम होएगा। सो इसबगोल इज नोन टू बी गुड फॉर हार्ट, इट्स नोन टू बी गुड फॉर द इंटेस्टाइन्स। लेकिन इसका एक हर्बलिस्ट कोई भी आपको बताएगा कि इसबगोल के छिलके को ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करते, 2-3 महीनों के बाद 1 महीने की ब्रेक देते हैं। बिल्कुल ठीक क्योंकि है। ये ठंडी इसकी तासीर है तो इट सॉर्ट ऑफ सिट्स इन योर बॉडी, एक्स एंड पेन्स भी कर सकता है। ठीक है। सो यू गॉट टू नो कि आपको क्या सूट करता है। हम जब बात करते हैं ना, हम सिर्फ एक जनरल बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। बिल्कुल हर एक सही। का डिफरेंट है। ठीक है। और इसको लेने का तरीका जब वेट लॉस का है वो ये है कि आप सुबह के वक्त 1 चमची इसबगोल की गर्म पानी में पी सकते हैं या रात को सोने से पहले ठीक ले है, सकते बिल्कुल हैं। सही। और अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है तो आप हर मील से पहले इसबगोल का एक छिलका लेके उसको पानी में घोल के वो पहले पी लें। ओके। तो वो 5 मिनट पहले जाएंगे तो वो आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेगा और आपको जनरली एक मैकेनिक्स है कि भूख, हंगर पैंग्स नहीं पड़ेंगे। नहीं पड़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही। सो दिस इज द वे टू यूज इट। लेकिन उसको 3 महीने के बाद गिव इट अ ब्रेक। Give it a अगर break. आपके घुटनों या कहीं पेन्स चेन्स निकल आती हैं देन गिव इट अ ब्रेक। फिर आप सागुदाने को ले आए बीच में लाइफ के, उसको शुरू कर दें। सागुदाना इज ऑलवेज वेरी गुड। एक फक्की बड़ी अच्छी बनती है अजवाइन की, और अजवाइन होता है, कलवंजी होती है, मेथी दाना होता है, और ये आप इनको अच्छी तरह पीस के ना जगजा करके, वो भी एक फक्की बड़ी अच्छी होती है, बिल्कुल विच इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन। अजवाइन का पानी भी तो कहते हैं ना, अजवाइन का पानी is that also is very good for weight loss. वेट लॉस जब हाँ। खास तौर पे बच्चियां जो हैं हमल के बाद बच्चा पैदा हो Exactly. तो पेट फूला हुआ होता है, तो बड़ी बुजुर्ग जो माएँ हैं, नानी हैं, वो अजवाइन का पानी जो है वो बॉटल में भर के रख देती हैं, है ना? क्योंकि सुंदर ये ना पेट में से फ्लैचुलेंस हवा को ऐसा ही है। इट टेक्स केयर ऑफ दैट। बिल्कुल सही। और आप ये सोचें कि
उस दिन भी हम बात कर रहे थे गट ब्रेन एक्सेस की। गट ब्रेन एक्सेस क्या है कि आपका माइंड आपकी पेट के साथ फॉरन लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल एक बंदे की शुगर लो हुई, आपने फटाफट उसको टॉफ़ी या कोई स्वीट खिला दी, वो फ़ौरन उठ के बैठ गया। इसका यही मतलब है ना कि पैगाम 1 सेकंड में पहुंचा ऐसा ही है। पेट पे। तो वो कॉन्सेप्ट जो था ना कि खा लिया अभी थोड़ी देर बाद इफेक्ट होएगा, नहीं। आप अगर दोपहर को या किसी भी वक्त भारा खाना खाएंगे, आपका माइंड फ़ौरन बोझल हो जाएगा और आपका दिल चाहेगा आप लेट जाएं या तबीयत बोझल हो जाएगी। सो जिन लोगों को एसिडिटी या इंडाइजेशन है वो अपनी ग़िज़ा छोटी छोटी लें, थोड़ा थोड़ा खाएं और वक्फे वक्फे से खाएं। बिल्कुल सही, एकदम पेट नहीं भरना, बिल्कुल सही। और थोड़ी भूख को रख के बचा के खाएं। बचा के रखें, बिल्कुल सही। ये तो हमारा इस्लामिक प्रिंसिपल ऐसा ही है, और इससे खूबसूरत क्या प्रिंसिपल हो सकता है। थैंक यू सो Thank मच, you. आपका बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, so much. टिप्स आपने दी, थैंक यू सो मच। और इसी खुशी में आपको भी ट्रीट देते हुए और आपको भी ट्रीट देते हुए कायनात मुस्कुरा रही है, समझ तो आप गई ही होंगी। आ जाइए कायनात, बहुत सारी तालियों में कायनात बेग आ जाइए। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।
खुशामदीद, वेलकम बैक वंस अगेन खवातीन हज़रात। एंड यस, हम किचन के सेगमेंट में मौजूद हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। अच्छा जी, और बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन, 10 ऑन 10। प्लीज अगर हम इसका शॉर्ट कैमरा 1 से जी दिखा दें। अमेजिंग, ये मीठा बना है, वेरी नाइस। ये मीठा क्या था, मैं सॉरी भूल गई। एलमेंट कैरेमल है, इसको भी मैं ना टर्न ऑफ करूंगी। टर्न ऑफ, ये देखिएगा खवातीन हज़रात। और ये जो है इतना ठंडा है कि इसको भी निकालना भी एक आर्ट जी। होगा। इसको कैसे निकालते हैं, पहले ये बताएं। इसको सेट कर लिया हुआ है, उसके बाद अब देखिए मैं नीम गर्म पानी करूंगी, उसमें 1 मिनट के लिए इसको छोड़ूंगी और इसको मैं टर्न आउट कर ओके, और ये आसानी से हो जाएगा। और ये मोल्ड तो आपको खरीदना पड़ेगा। इसको बनाने का क्या तरीका है, जल्दी से इसको बताइए। बनाने का ये डबल बॉयलर पे बनेगा। एज इट इज आपने हीट पे नहीं बनाना। इसमें 4 अंडों की जर्दी लेंगे, हाफ लीटर दूध लेंगे और इसके अलावा हमने उससे पहले कैरेमल बनाया बादामों के साथ। ठीक है। और उसमें हम कैरेमल डालेंगे, वनीला एसेंस डालेंगे ताकि अंडे की स्मेल उससे खत्म हो जाए। इसको डबल बॉयलर पे थिक करेंगे, जैसे ही वो मैदा डालेंगे साथ थिक हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें अंडों की सफेदी को बहुत स्टिफ बीट करके वो शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून जेलाटिन डालेंगे, 1 कप जो है क्रीम डाल के इसको फ्रीजर में 5 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, ये तो बन गया। उसके अलावा ये जो इतना मजे, ओहो हो, हर जगह पीटा ब्रेड, ये कितने मजे का है। दिस इज कैरेमल, ये कैरेमल मैंने ये कैरेमल है, दिस इज क्रंची पीटा ब्रेड। और जो उसके साथ बनाया है वो बताइएगा कि क्या है। पेपर चिकन विद पीटा ब्रेड। पेपर चिकन बहुत इजी है, खासतौर पे जो आजकल लोग डाइट कॉन्शियस है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आप पीटा ब्रेड के अलावा उसे यूज़ कर लें एज अ सैलेड, तो आपको फिल भी करेगा और ये आपकी डाइट के लिए भी अच्छा होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमने बोनलेस चिकन को मैरिनेट करना है, नमक, काली मिर्च और उसमें हम पेपर यूज़ करेंगे। ज़ाहिर है पेपर चिकन है तो ब्लैक पेपर भी पाउडर जाएगा इसमें। उसके बाद क्रश्ड रेड चिली भी जाएगी और थोड़ी सी जो है रेड चिली भी जाएगी जो पाउडर फॉर्म में होती है। उसके बाद मैरिनेट करके लहसुन शामिल करेंगे और इसको आधा घंटा छोड़ देंगे। फिर हम 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म करेंगे, उसमें हम 1 प्याज या 2 प्याज जितने आपको पसंद हो उनको जूलियन कट करके हल्का सा सौते करके मैरिनेट चिकन शामिल करेंगे। चिकन आपको पता है बोनलेस स्ट्रिप्स में जल्दी हो जाती है। साथ ही हम उसमें जो है शिमला मिर्च आप 3 अदद काट के वो शामिल करेंगे और इसको हम पीटा ब्रेड के साथ सर्व कर देंगे। पीटा ब्रेड इज़ अ वेरी गुड आइडिया। इट्स लाइट, आप खा सकते हैं इसको आराम से जो है और इंजॉय कर सकते हैं। वो ज़्यादा हैवी भी नहीं होता। अच्छा, ये क्रंच बार्स हैं जो कि ये मैं यूजुअली खाती हूँ। इससे होता है कि इंस्टेंट आपको एनर्जी भी मिल जाती है और इसकी बार्स मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। और ये लोकल देसी, इसको क्या कहते हैं, मुझे इसको पैरालाइन भी कहते हैं। हाँ, नहीं, और गच्चक कहते हैं इसको, यानी हम गच्चक में सही तलफ्फुज़ है मेरा? बिल्कुल सही, इसको गच्चक कहते हैं, राइट? मुझे बताया जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत मजे का होता है भाई, आपको इससे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। मैं तो इसको जरूर खाती हूँ, मैं अभी नहीं आराम से खाऊंगी इसको। अच्छा जी, ये हो गया, वेरी गुड। और खवातीन हज़रात, साथ ही साथ मेरी लेफ्ट जानिब जो है ग्री का फ्रिज मौजूद है। जरा ग्री के फ्रिज के हवाले से आपको बताती चलूँ। बिगेस्ट फ्रीजर कैपेसिटी है, सो द कंज्यूमर हैज मोर स्पेस टू फ्रीज। और डिजिटल डिस्प्ले है, टर्बो, स्मार्ट एंड इको मोड प्लस डोर अलार्म। और इको मोड कैन बी यूज्ड फॉर हायर एनर्जी एफिशिएंसी। और डायनेमिक फैन है, यूनिफॉर्म एयर सर्कुलेशन टू कीप फूड फ्रेश थ्रू आउट द रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट। उसके अलावा जी यहाँ पे ड्रिंक जो माजबीन ने बनाई है वो बनाई है इको स्टार के जूसर ब्लेंडर में। अच्छा जी, इको स्टार का जो जूसर ब्लेंडर है वो 2-in-1 टेबल ब्लेंडर है। पावरफुल मोटर है, ग्लास जार है विद ग्राइंडिंग कप और 6 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं फॉर प्रिसाइज ब्लेंडिंग और ओवरहीट प्रोटेक्शन दैट सेव्स द मोटर फ्रॉम बीइंग बर्न्ड। सो ये इसकी खसूसियात है। सो आपका सेगमेंट उसमें ड्रिंक रह गई है, वो अभी जैसे सर्व होगी गेस्ट को, फिर वो साथ साथ उसकी रेसिपी भी हम जो है शेयर करेंगे। और हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका भी तारुफ कराते चले। खवातीन हज़रात, हमारे जो आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, वी आर प्राउड क्योंकि दे आर द रियल हीरोज़। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान में जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खवातीन हज़रात, ये कैसे हो सकता है कि हम स्पोर्ट्स की बात करें और अपने कौमी खेल हॉकी की बात ना करें। और फिर जब हम कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं तो हम ऐसे कैसे हो सकता है कि शहबाज सीनियर और ताहिर ज़मान साहब का जिक्र ना करें, क्योंकि ये फंबलिंग हो जाती है इसलिए क्योंकि ये हमारे स्टार्स हैं, ये हमारे हीरोज़ हैं। और मैं ये समझती हूँ कि इन्होंने वो दौर सुनहरी देखा कि जब हम चैम्पियंस ट्रॉफी की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, सादा ज़बान में वर्ल्ड कप की बात करें, हमारे आसपास लेफ़्ट राइट कोई पास आ भी नहीं सकता था। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने। और मैं तारुफ कराने के लिए मुझे कार्ड्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन
दोनों मेहमानों की इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे जो अचीवमेंट्स हैं उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैं कार्ड्स की तरफ देखूंगी, वरना जब हम शहबाज सीनियर की बात करते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कार्ड्स देखना जुल्म होगा, लेकिन अगर मैं बताती चलूँ तो ख़वातीन हज़रात हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं। 94 में आपने पाकिस्तान को हॉकी का वर्ल्ड चैम्पियन बनाया और इसके एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल पाकिस्तान और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। 1994 में चैम्पियंस ट्रॉफी का टाइटल भी आपकी सरबराही में हासिल किया गया और आपने अपने करियर में 10 मरतबा इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, टाइटल है, वो अपनाया और ओलंपिक्स के 100 साला इवेंट में टॉर्च थाम कर जो है उसको लीड किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मेरी खुशी है कि मैं आया हूँ। नहीं, हमारी खुश नसीबी कि आप आए, प्रोग्राम में आए, थैंक यू सो मच। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी ताहिर जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुल्म है, मैं कार्ड की तरफ देखूंगी, लेकिन अचीवमेंट्स मेरे लिए मसला ये ना सर, बादाम नहीं खा रही आजकल, लेकिन अब कार्ड की तरफ देखें ताकि कुछ रह ना जाए। ताकि कुछ रह ना जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। ताहिर जमान साहब की बात करें तो फॉर्मर हॉकी प्लेयर हैं। 1992 में ओलंपिक्स और 94 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और उसके बाद एज कोच भी पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ मुंसलिक रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी टैलेंट को देखते हुए माशाल्लाह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से आपको नवाजा है। थैंक यू सो मच। एंड इनके जो कारनामे हैं उनकी कुछ झलकियां आपकी नजर, आइए देखते हैं। Stand up for the champions, stand up. Undoubtedly our national heroes, international heroes, yes, pride of Pakistan हमारे साथ मौजूद है सर। अभी मैं बैठ के ये सुन रही हूँ और झलकियाँ देख रही हूँ तो मेरे लिटरली आई एम गेटिंग गूज बम्प्स और जोश आ गया। हम सबको पैनल पे भी मुझे बताया जा रहा है। तो सर देन बीइंग द कैप्टन ऑफ द नेशनल हॉकी टीम एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इंटरनेशनली, तो वो एहसास और जज्बात तो कुछ और ही होते होंगे। नहीं, बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना। मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन सबसे जो मेमोरेबल मेरी नज़र में है, जब हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग मुझसे मिलने आए हैं तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनको दुनिया में हॉकी खेलनी आती है। वाओ। तो ये बड़े एजाज़ की बात है। 12 मुल्कों के झंडे हैं, पाकिस्तान का परचम सबसे ऊपर लहराया जाता है, पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जाता है। पाकिस्तान जो है ना हॉकी की वजह से दुनिया में पहचाना जाता है। एंड देन इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, एक वक्त ऐसा था, यानी आप सोचें कि हॉकी में, स्क्वॉश में, क्रिकेट, यानी हमारे आसपास कोई जुर्रत भी नहीं कोई मुल्क कर सकता था। मीन हम एट पावर थे हमेशा से और आपने भी वो गोल्डन एरा देखा है। देन आपकी क्या फीलिंग्स होती थी ताहिर साहब जब आप रिप्रेजेंट पाकिस्तान को करते थे? जैसा कि शहबाज ने कहा जी, बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है पहले तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और दूसरा जहाँ पे आप ये जिक्र कर रही हैं कि एक वक्त था कि हम 4 स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन थे। स्नूकर थी, स्नूकर बिल्कुल, यस सॉरी, स्नूकर भी थी और हॉकी थी, और अब नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो फैसला करने वाले अहबाब हैं जिनके पास ये क़ुव्वत है कि वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की मतलब अच्छी पॉलिसीज़ के मतलब फ़ैसला कर सकते हैं, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो जो हम वर्ल्ड चैम्पियंस रहे हैं क्या करते रहे हैं और अब हम वो सारे एजाज़ात अपने हाथ से खो चुके हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसके ऊपर डेलिब्रेशंस होनी चाहिए एक्सपर्ट्स के साथ। हम लोग भी कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं ताकि एक ऐसी जामिया पॉलिसी बनाई जाए जिससे ये मेक श्योर किया जाए कि हम अपने स्पोर्ट्स में जो एजाज़ात हैं उनको वापस पाकिस्तान के लिए जीत कर लाएंगे। फिर शहबाज की बात को रिपीट करता हूँ कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मुल्कों में जो पहचान है पाकिस्तान की वो सिर्फ हॉकी की वजह से है। अब क्रिकेट नो डाउट कि अब थोड़ा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है तो थोड़ा अरूज पे है, लेकिन अर्ली डेज में पाकिस्तान की पहचान हॉकी की वजह से ही हुई। मैं इसमें कता कलामी की माफ़ी है, नॉट बीइंग इमोशनल। हम जब बात करते हैं हॉकी की तो हॉकी तो हमारा नेशनल स्पोर्ट है, उसके साथ जो आपका कनेक्शन है वो ऐसा है कि उस कनेक्शन और उस ताल्लुक का मुकाबला किसी और स्पोर्ट्स के साथ नहीं किया जा सकता। अनडाउटेडली हम क्रिकेट की बात करते हैं, अब तो हमारी और कितनी, हम टेनिस की बात करते हैं, स्क्वॉश की बात करें, स्नूकर का, मैं बल्कि देखे मेरे आपने अच्छा हुआ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, स्नूकर भी है ऑब्वियसली हम लोगों ने इतना अरूज देखा है और देख रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन हॉकी जो है जब एक कौमी खेल है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। कायनात आपने भी हॉकी देखी होगी, आपके घर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हॉकी के शौक रखने वाले आपके जी भाई को बहुत इंटरेस्ट है हॉकी में। इंटरेस्ट है, खेलने की कोशिश की उन्होंने? नेवर, कभी भी नेवर, जस्ट देखने के लिए, देखने की हद तक। वो मुझे लगता है सर आपसे अगर हम पूछें
हॉकी खेलने का शौक बचपन से हुआ या ये शौक कब पैदा हुआ? मुझे तो बचपन से सारी गेम्स का शौक था। ठीक है। आपको पता है कंट्री के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, तो 20 साल 25 साल पहले बच्चों को वालिदैन ने रोका कि स्पोर्ट्स में ना जाएं, घरों में रहें ताकि महफूज रहें। हॉकी किसी भी फैमिली के लिए, ख़ानदान के लिए एक बड़ी प्रेस्टिजियस सी चीज़ होता था। एक फैमिली में मुझे याद है 3-3 4-4 लोग हॉकी खेलते थे। अभी ग्रेजुअली अगर आप देखें पिछले 20 साल में, मेरा अपना बच्चा जैसे 25 साल का है, 20 साल का है, दोनों ना हॉकी की बात सुनते हैं, ना हॉकी की बात करते हैं, ना हॉकी खेलते हैं। तो हमें उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हमारी यूथ जो है ना वो उनकी डायरेक्शंस डिफरेंट हो गई हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ में आ गई हैं, कुछ लोग जो बच्चे हैं वो क्रिकेट में आ गए हैं। और अगर मैं यूथ को देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, तो मुझे उनकी वो फिजिक भी नहीं लगती बिल्कुल ऐसा ही है, कि बिल्कुल। वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, ओलंपिक चैंपियन बन सकते हैं। तो हमें उनकी फिटनेस पे सबसे पहले स्कूल में, कॉलेजेस में तवज्जो देनी चाहिए। वालिदैन को घरों में तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चे की कम से कम फिजिक ऐसी हो कि कल को वो कोई अच्छा एथलीट बन सके। बिल्कुल सही। अच्छा सब इंटरनेशनली देखें तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में आपको नज़र आता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनली हम देखते हैं हर मुल्क के अंदर जो नौजवान नस्ल है वो अब इंडोर एक्टिविटीज़, वीडियो गेम्स, फ़ोन्स के साथ लग गए हैं, कंप्यूटर एक्टिविटीज़ में इतना बिजी हो गए कि वो फिटनेस तो अभी दूर दूर तक बहुत सारे बच्चों के पास से भी नहीं गुजरी है। नहीं, पूरी दुनिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं अच्छा, है। ओके। हर जगह पर एक डिसिप्लिन है। मैं हॉलैंड रहा हूँ 4 साल, ताहिर जमान रहा 1 साल। हर फैमिली मेंबर जो है हॉलैंड में हॉकी खेलता है। ओके, लड़का हो लड़की हो, उसने हॉकी खेलनी है, उसने वीकेंड पे क्लब हाउस को टाइम देना है। बिल्कुल सही। इंडोर अगर वो एक सर्टेन टाइम से ज़्यादा रहेगा तो उसके पेरेंट्स जो है उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं गया 2 या 3 दिन विदाउट इन्फॉर्मिंग, तो पुलिस आपके घर आ जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है स्कूल जो हैं वो घरों में बन गए। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग स्कूलों की वजह से और हॉस्पिटलों की वजह से अरबपति बन गए। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें ठीक करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है सर स्पोर्ट्स में जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। आप स्पोर्ट्स में चाहे आप लड़कों की बात करें, लड़कियों की भी बात करें, अब तो हमारी वुमेन हॉकी टीम भी जो है वो काम तो कर रही है ऑब्वियसली। इसका मतलब बच्चियों का भी रुझान, वरना एक वक्त ऐसा था कि स्पोर्ट्स को सिर्फ लड़कों के साथ मुंसलिक किया जाता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि बच्चियाँ भी आ रही हैं माशाल्लाह से और इनकरेज किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो ये इनकरेजमेंट है दैट इज़ इनफ फॉर द गर्ल्स कि वो भी आ सके? देखिए, ये तो एक अच्छा साइन है कि इनकरेज किया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे हमें इनकरेज करना चाहिए यंगस्टर्स को, आने वाली यूथ को। ऐसी अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ लेकर आएँ। ये जो डिजिटल वर्ल्ड वाला दौर चल रहा है ना, जब तक हम स्पोर्ट्स को डिजिटलाइज नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे इसके साथ, जैसे कि हम बात करते हैं कि बच्चे घरों में बैठे हुए गैजेट्स के साथ खेल रहे हैं, स्मार्टफोन के इस्तेमाल में लगे हुए हैं, वो बाहर तब आएंगे जब उनको उससे ज़्यादा अच्छी इंटरटेनमेंट मिलेगी। बिल्कुल सही। वो ग्राउंड्स के ऊपर तब आएंगे खेलने जब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ के जो ट्रेनिंग मीन्स एंड वेज हैं, वो उनको अट्रैक्ट करें। बिल्कुल ठीक। अनफॉर्चुनेटली मैं ये हमेशा से कहता आया हूँ कि पाकिस्तान में अभी हमें स्पोर्ट्स में जो टीचिंग स्पोर्ट्स साइंस मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर काम नहीं किया। ठीक है। हम लोग अपने खेलने के एक्सपीरियंस के ऊपर आगे कोचिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मैं जब कोचिंग करूँगा अपने खेलने के एक्सपीरियंस बेस पे, मैं वही कुछ दोहराता हूँ जो मेरे साथ किया गया। बिल्कुल ऐसा ही। हालांकि अब बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है, इतनी मेरा मतलब एडवांसमेंट आ गई है काम करने के अंदाज में। जब तक आप आजकल के तौर तरीके नहीं अपनाएंगे जिनके साथ बच्चों को अट्रैक्ट कर सकेंगे, वो ग्राउंड के ऊपर आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात यह है कि लुक्रेटिव से, अट्रैक्टिव से रिवॉर्ड्स होने चाहिए, इंसेंटिव्स होने चाहिए, फिर बच्चे आएंगे। अब किसी का अगर बड़ा आगे कहता है कि अपने बच्चों को हॉकी खिलाऊं, लेकिन हॉकी खेलने से इसको मिलेगा क्या? डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं, जॉब्स नहीं मिलती। जैसे शबाज PIA में एक अच्छी पोस्ट पे है, मैं बैंक में एक अच्छी पोस्ट पे हूँ। पहले ये होता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। बिल्कुल सही। अगर आप नहीं भी पढ़ते तो अच्छा खेलने से आपको एक बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती थी, जो कि आप कह लें कि टॉप लेवल की क्वालिफिकेशन अचीव करने के बाद कर सकते थे। बिल्कुल लेकिन जब आप डिपार्टमेंट्स अब बंद कर देंगे, वो एक मेन इंसेंटिव ही नज़र नहीं आएगा बच्चों को, तो इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट कि कोचेज उनको अट्रैक्ट कैसे करें यार, हम कौन सा ख्वाब उनको दिखाएं। और मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स का बड़ा एक अहम रोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हम बात करें कि अभी तो
पेरेंट्स मोटिवेट बच्चों को करें खेलों की तरफ, फिजिकली फिट होने के लिए सर, क्योंकि हमारे यहाँ हमने ये देखा है बदकिस्मती के साथ, सब पेरेंट्स नहीं, बिल्कुल भी हम सब पेरेंट्स को नहीं इसमें लेके आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही एक स्कूल ऑफ थॉट है कि वो बच्चों को बाहर इनकरेज ही नहीं करते हैं जाने से, और मुझे लगता है कि इससे बच्चे की एक जहनी नशोनुमा पे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पेरेंट्स जो हैं वो पहला स्टेप है बच्चे बिल्कुल के ऐसा लिए, ही तो है। उनको इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं जो भी आदमी एथलीट है या किसी भी तरीके से स्पोर्ट्स से मुंसलिक है, उसका लाइफस्टाइल, उसका सोचना उठना बैठना बहुत डिफरेंट है आम लोगों से। तो ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ ऐसा माहौल ताहिर जैसे का पैदा होना चाहिए कि बच्चे खामखा हॉकी में आएँ बिल्कुल या सही। स्पोर्ट्स में आएँ। और ख़वातीन हज़रात, ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है बच्चों को इंगेज करने के लिए, और मैं ये समझती हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत को, जहाँ पे और बहुत सारे क्रेडिट्स जाते हैं, लेकिन ये क्रेडिट के यंगस्टर्स को पहले दिन से साथ लेकर मोटिवेट किया है और यंगस्टर्स को ही इनकरेज करते हुए, क्योंकि 50% से ज़ायद जो है हमारी आबादी का ऐसा यंगस्टर्स के ऊपर है, और यंगस्टर्स या नौजवान नस्ल जो हमारे आने वाला कल है, इन्होंने हमारे मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, तो उनके में शऊर बेदार करना, मैं समझती हूँ ये जो इनिशिएटिव है प्रॉपर तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने लिया, मौजूदा हुकूमत ने, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अब स्पोर्ट्स के हवाले से काम किया जा रहा है, विच इज़ अ गुड स्टेप, खुशाइन बात है माशाल्लाह से। अच्छा सर, ज़रा थोड़ी माजी की यादों में लेके जाते, पहली जीत किस सन में हुई और वो क्या लम्हात थे, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, और पहला फ़ोन फिर किसको किया? देखा तो सबने होगा, लेकिन मैंने 1986 में हॉकी स्टार्ट की है। ओके। और पहली दफ़ा मैं 1987 में इंडिया जब हम गए हैं, इंदिरा गांधी कप था, वो हमने जीता, उसमें मैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर हुआ, और जो बाहर लोग थे मुसलमान जिनमें ज़्यादा थे, उन्होंने मेरे नाम के पोस्टर उठाए हुए थे, F-16 सुपरमैन, उन दिनों में हमने नए F-16 लिए थे, मुझे 5000 कैश प्राइज़ मिला। अच्छा वाह। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक इनकरेजमेंट थी कि मैं जैसे ही आया हूँ, एक साल भी मुझे हॉकी में नहीं हुआ, तो मुझे इतनी बड़ी इनकरेजमेंट मिली। उसके बाद फिर 10-12 साल तक मैं हर टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर होता रहा। अल्लाह ताला का करम है। बस मेरा ये था कि मैं बड़ा कमिटेड और पैशनेट आदमी हूँ, और मैं फिजिकल फिटनेस पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आपकी अभी हम पिक्चर्स देख रहे थे, वो आप ना भी कहें तो हमें समझ आ रही है, आपकी पिक्चर्स देख के समझ नहीं आ रही, बिल्कुल माशाल्लाह से यू मेंटेन्ड योरसेल्फ। और मेरी ख्वाहिश ऊपर से ये थी कि मैं पाकिस्तान में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनूं, फिर मैं दुनिया में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनूं, तो उसके लिए मैंने सोचा भी बहुत और मेहनत भी बहुत की। बिल्कुल सही। सो फिर जब सेलेक्ट हुए पहली बार जी, नेशनल टीम के लिए, वो लम्हात बताइए प्लीज़। वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मंटो पार्क में एक नेचुरल ग्रास पे हॉकी का कैंप लगा, जिसमें मुझे स्पेशली इनवाइट किया गया एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से। जब मैं उस पर खेलने आया हूँ तो मेरे सामने बड़े बड़े ओलंपिक चैंपियन खेल रहे थे, तो वो ओलंपिक चैंपियन भी मेरे सामने बहुत ऑर्डिनरी से लगे। हमारे वो ब्रिगेडर आतिफ थे उस टाइम, उन्होंने मुझे कहा कि आप तो बहुत एक्सेप्शनली अच्छे हैं, और पब्लिक वहाँ बड़ी इकट्ठी हो जाती थी मेरी गेम देखने के लिए। मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोटर्फ से भी अच्छा मैं नेचुरल ग्रास पे था। उसी पे जी बिल्कुल, मैं 7-7, 8-8 लोगों को बहुत आराम से बीट कर लेता था। तो बड़ा मुश्किल है नेचुरल जी, ग्रास और में, तो सबसे मुश्किल। उस पे मेरा जो स्टॉपेज था वो इतना अच्छा और आउटस्टैंडिंग था। जब मैं पहली दफ़ा टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं एक मीडियोकर सी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था, फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं थे, तो हमें पता था कि अगर हम पाकिस्तान टीम में आएंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही मैं पाकिस्तान टीम में आया हूँ, पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान कस्टम्स, PIA, नेशनल बैंक, हर तरफ से मुझे ऑफर्स थी, तो और मेरे लिए फैसला करना मुश्किल था। चूज़ करना, बस अल्लाह ताला की मर्जी है कि मैं PI की तरफ चला गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नोबल कॉज। सब आप सेंटर फॉरवर्ड। सो हसन सरदार साहब, शहनाज शेख साहब की हम बात करें, बड़े बड़े नाम ऑब्वियसली, सो इंस्पिरेशन फिर उनसे भी ली, सीखा भी उनसे। मेरी खुशकिस्मती ये है कि मुझे मौका मिला हसन सरदार के साथ 1 साल खेलने का, कलीमुल्लाह के साथ 1 साथ खेलने का। ये जो अभी आजकल की यूथ है, इनके सामने रोल मॉडल कोई नहीं है। ये किसी को भी देखकर उससे इंस्पायर नहीं हो सकते, ना ही उनको देखकर कुछ सीख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इन पुराने प्लेयर से सीखी हैं। ये जो हमारे हीरोज़ थे, मंजूर जूनियर थे, कलीमुल्लाह थे, हसन सरदार थे, ये बहुत बड़े प्लेयर थे। बिल्कुल सही, अनडाउटेडली ह्यूज नेम्स। सब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए इनकी कैप्टनसी में मुझे तो लगता है ये लीनियंट कैप्टन रहे हैं कि नहीं? गुस्से में भी आते थे कि नहीं कभी? जनरली लीनियंट ही था, लेकिन जहाँ पे बात आ जाती थी डिसिप्लिन की या डूज और डोंट्स को डिफरेशिएट करने की, वहाँ पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। बिल्कुल सही।
और मैं ये कह सकता हूँ कि हम प्लेयर होने के मतलब टीम के प्लेयर होने के बावजूद इसकी कप्तानी में इसने जब ये महसूस किया है कि ये काम ताहिर अच्छे तरीके से कर सकता है, इसको दे दिया जाए, और ये काम मंसूर या वसीम या कोई XYZ प्लेयर कर सकता है, उसको कह दिया जाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। तो इसने अपनी जो पावर्स थी उनको शेयर भी किया है। जैसे ग्राउंड में मैच से पहले मुझे कहता था कि तुमने कंट्रोल करना है, सबके साथ कम्युनिकेट करना है, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पाता गेम पे, तो वो मुझे ड्यूटी दे देता था। तो मैंने हर किसी के साथ शाउट करना है, कम्युनिकेट करना है, गेम प्लान को इम्प्लीमेंट करें जो कोचेस की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक। सो जनरली एक अच्छा दौर गुजरा हमारा। और शहबाज की बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमें बहुत कुछ अपने सीनियर से सीखने का मौका मिला। वो रोल मॉडल्स के तौर पे हमारे सामने थे। उन दिनों में कोचिंग इतनी एडवांस नहीं थी और कोचिंग का इतना इम्पैक्ट भी नहीं होता था ओवरऑल गेम के ऊपर। लेकिन आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में कोचिंग की जो टेक्टिकल या स्ट्रेटजी कह लें या टेक्टिकल जो मैनूवरिंग है, वो कोचेस ही ज़्यादा बेहतर तरीके से गेम में लेकर आते हैं। और प्लेयर्स हैरान होंगी कि मैं 18 साल हॉकी खेल रहा हूँ, मेरा कोई फिजिकल ट्रेनर नहीं है, मेरा कोई कोच नहीं है, किसी ने मुझे हॉकी नहीं सिखाई दुनिया में। अच्छा, मैं अगला सवाल यही करने लगी थी कि अभी तक अच्छा जी सब अल्लाह ताला का करम है। मैंने खुद अपनी मेहनत की, सोचा और मैंने ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली की और मैंने अपने आप को इसका आपने खुद फिजिकली फिट, बट नॉट एवरीबडी इज लकी लाइक यू। मैं गॉड गिफ्टेड भी हूँ शायद। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। नॉट एवरीबडी इज लकी कि आप आपकी तरह माशाल्लाह से फिजिकली फिट हो। अच्छा, मैं सर कोचिंग के हवाले से भी बात करूंगी, फिजिकली फिट रहने के हवाले से बात करूंगी। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आई एम श्योर आप लोगों को जहनों में भी आ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले कायनात मौसीकी का शौक है कि नहीं? जी बिल्कुल है जी। कौन से गाने सुन, लास्ट कौन सी फिल्म देखी पाकिस्तानी? मैं मूवीज नहीं देखता, म्यूजिक थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। आपके क्या तासुरात हैं मौसीकी के हवाले से? नहीं, काफ़ी शौक। बल्कि जब हम लोग ट्रैवल करते थे ना यूजुअली, मैं आई वाज नाउन कि मैं सब कहते थे कि अपनी कोई कैसेट या CD निकालो और लगा दो गाड़ी में, क्योंकि मेरी सिलेक्शन को सारे ही अप्रिशिएट करते थे म्यूजिक के। अच्छा, मैं कहने लगी थी कि खुद तो नहीं गा के? नहीं ऐसा नहीं, वो इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ है, कुछ जरूर है ख्वातीनो ज़ात। लेकिन इस वक्त कायनात की आवाज में एक खूबसूरत सा गाना, उसके बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें। एंड यस आप लोगों के नाम भी शामिल किए जाएंगे। आ जाइएगा कायनात। तेरे कदमां च रख दिया सान, तेरे कदमां च रख दिया सान, तेरे जिया होर दिसदा, नी तेरे जिया होर दिसदा। किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, किवे मुखड़े तो नजरा हटावा, नी तेरे जिया होर दिसदा,
खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक वंस अगेन। जी हाँ, आपको आपके बिल्कुल नाम हमने शामिल करने। नायाब हैं, मलिक सईद हैं, शुएब हैं, आफाक रज़ा हैं, जीशान मियाँ हैं, वड़ाइच साहब हैं, जुनेद हैं, मोहम्मद इस्लाम हैं, शफीक कैसरानी हैं, अकबर हैं और फ़खरुल्लाह नियाज़ी हैं, शाहिद बलोच हैं, राना अरसलान हैं, तौकीर हुसैन है और फैज़ान हसन है। वो ताहिर ज़मान साहब को, शहबाज सीनियर साहब को सलाम पेश कर रहे हैं और कायनात आपको भी सलाम, मुझे भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। ये एक बड़ा उमर शरीफ साहब मरहूम, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में उन जैसा कॉमेडी, उनकी एक अपनी पहचान। वो मुझे उनके कुछ स्किट्स याद आते हैं और कुछ उनकी बातें याद आती हैं। तो वो हमेशा हॉकी के हवाले से तो वो कहा करते थे कि हम ऑन अ लाइटर नोट कि जी जब हमारे प्लेयर्स जब मैदान में आया करते थे जर्मनी के प्लेयर्स के सामने, तो बहुत ही कमज़ोर कमज़ोर से लगते थे। सर क्यों, ये क्यों? नहीं, बस हमारी बॉडी ऐसी है ना, कुदरती आप कहें। अगर आप हॉलैंड लेकिन हराते भी थे, उनको साथ फिर हराते भी थे। वो तगड़े जरा थोड़े ज्यादा लगते थे शायद, लेकिन हराते भी थे। जी अभी आप हॉलैंड के लोग देख लें ना, 6 फुट से छोटा होता कोई नहीं था। आपको पता है ना, वो जनरेशन उनकी चेंज हुई तो फिर भी कोई 5 फुट 10 इंच नजर आएगा। हमारे लोग स्किनी हैं जेनेटिकली, मैं समझता हूँ। लेकिन वही जो अच्छी बेल्ट वाले या अच्छी फिजिक वाले प्लेयर्स हैं ना, हॉलैंड जर्मनी वाले, वो हम लोगों से पूछते रहते थे कि यार ये आप लोग क्विक टर्न कैसे ले लेते हैं इतनी स्पीड में। यही बात क्योंकि जो इलास्टिसिटी हमारी बॉडी में है, खासतौर पे शहबाज की क्वालिटी ये रही है कि जितनी ये इम्प्रोवाइजिंग स्पीड में टर्न ले जाता था ना, वो दुनिया में बहुत कम खिलाड़ी थे और यही इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी भी थी। बिल्कुल तो सही। उन्नमें अगर कुछ एडवांटेजेस हैं उनकी फिजिक के, तो हमारे पास भी बहुत सारे अपनी फिजिक के एडवांटेजेस। मेरा एक दफ़ा एंकल ट्विस्ट हुआ तो बर्लिन के हॉस्पिटल में मैं गया, उन्होंने वो एक मशीन में इधर उधर करके मेरा जब एंकल देखा तो बड़े हैरान हुए हैं कि ये इतना डिफरेंट क्यों है। अच्छा है, क्या है उसमें? मतलब वो ऐसे मोबिलिटी ज्यादा है, मोबिलिटी ज्यादा है, फ्लेक्सिबल, लचक ज्यादा है और मोबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि वो जो ताहिर आपको बता रहा है ना, मैं ऐसे सीधा जा रहा हूँ तो मैं क्विक इधर टर्न हो जाऊंगा, या मैं एक ही स्पीड में भाग रहा हूँ तो मैं उसी में स्लांटिंग हो जाऊंगा। बिल्कुल, ये बड़ी एक एडिशनल अल्लाह ताला की तरफ से थी चीज। यू आर गॉड गिफ्टेड माशाल्लाह। सर देन यू हैव टू टेक डिसीजंस फ्लिक ऑफ अ सेकंड के अंदर, माइन्यूट सेकंड्स के अंदर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हॉकी में तो टाइम ही नहीं है आपके भाई, इतनी तेज गेम है कि आपने अपने आप को भी देखना है, अपोनेंट को भी देखना है, अपने जो कोलीग्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको भी देखना है। बिल्कुल सही। और वो एस्ट्रोटर्फ पे अगर आप टाइमली डिसीजन ना लें तो आप कभी भी टॉप के प्लेयर बन ही नहीं सकते। सर मुझे तो लगता है ज़्यादा जोश जो है नज़र आता था अगर कोई खुदा न खास्ता बदमज़गी हो जाए या लड़ाई हो जाए, कोई ऐसा वाक़या, कोई हाथ में हॉकी है जी, अब बंदा जोश में भी है, होश में ना रहे, हाथ में हॉकी हो तो कुछ रह तो जाता नहीं। तो कभी ऐसा कोई आपके दौर में कोई ऐसा वाक़या आपके सामने हुआ हो या आपने सुना हो? नहीं, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें आपने ये देखना है कि आपने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, आपके कंट्री की बदनामी का डर है, आप एज एन एम्बेसडर बाहर जा रहे होते हैं, तो अगर आपको नर्व्स पे कंट्रोल नहीं है तो मैं समझता हूँ आप अच्छे स्पोर्ट्समैन भी नहीं हैं। बिल्कुल सही। हमारी ही टीम के कई लड़के मैंने देखा है, लड़ते भी हैं, गालियाँ देंगे भी, गालियाँ सुनेंगे भी। जब इंडिया से स्पेशली आप खेलते हैं उसमें ये चीज़ें चलती हैं, बिल्कुल, लेकिन वो मुझे पता है कि वो मेरी कंसंट्रेशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, स्पॉट ऑन। मैं अपने आप को इसी तरह कर दूंगा, मैंने उनकी बात सुनी नहीं है। लेकिन अब ये इंटेलिजेंट मूव है माशाल्लाह कि अगला उकसाने की आपको कोशिश करेगा, लेकिन तब आपने अगर अपने आप पे कंट्रोल पा लिया तो बस फिर तो वो जीती। जी, बाकायदा टैक्टिक्स के तौर पे यूज करते हैं जो फॉरेन कोचेस हैं ना। अच्छा, वो पहले जो डेटाबेस होता है गेम एनालिसिस के थ्रू, वो देखते हैं खिलाड़ियों के डाटा को कि इसको कितने मैचेस में कितने कार्ड हुए हैं, और वो जो कार्ड हुए हैं वो नेचर ऑफ फाउल्स क्या था, वो इरिटेशन थी, आर्गूमेंट थे, वो फिर बाकायदा प्लान करते हैं कि वाकई ये अगर इस टीम का अच्छा खिलाड़ी है तो पहला टारगेट ये होगा कि इसको किस तरह कार्ड अंपायर दिखाए। सो वो टैक्टिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं, वो जानबूझकर आपको छेड़ेंगे कि आप आगे से ब्रस्ट आउट करें, आप अग्रेसिव हों, और रिएक्शन के ऊपर आपको अंपायर कार्ड दिखाए और आपकी टीम को नुकसान हो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो? हमें तो पता होता था ना, ये जो शहबाज बात कर रहा है ना, कि हम खुद से इन चीज़ों का पहले से हमें अंदाजा होता था कि ये हमारे साथ इसलिए कर रहे हैं, लेकिन जब आप तो शुरू में उनको इग्नोर करते रहे। लेकिन जब अब इंसान शुरू में आता है तो जरा थोड़ा टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। बिल्कुल, तो आपके साथ शुरू के लम्हात में कभी ऐसा होता हुआ? रहा है, बिल्कुल होता रहा है, और जब एक आध दफ़ा कभी बेवकूफ़ी की है तो उससे फिर सीखा है, गलतियाँ करके सीखा है। और मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। और स्पोर्ट्स जो है ना, खाली वो स्किल्स की एग्जीक्यूशन नहीं है, ये जो दूसरे टैक्टिक्स हैं ऑन फील्ड जो दूसरी टीमें इस्तेमाल करती हैं, उसकी भी हमें अच्छे तरीके से आगाही होनी चाहिए ताकि उनको भी हम प्रॉपरली प्रोफेशनली डील कर सकें, बिल्कुल सही। सब
क्रिकेट ऑब्वियसली हम किसी एक स्पोर्ट्स को दूसरे स्पोर्ट्स के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते बिकॉज नेचर ऑफ गेम डिफरेंट है। हम जब क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट और हॉकी को कंपेयर नहीं कर सकते, ये नाइंसाफी होगी क्योंकि हॉकी के अंदर हर प्लेयर हैज़ टू मूव ऑन। क्रिकेट का निज़ाम कुछ और है, फील्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो फील्डिंग में आप खड़े हुए ऑब्वियसली एंड यू वेटिंग कि अगर आपकी तरफ बॉल आए। क्रिकेट की कैप्टनसी में और हॉकी की कैप्टनसी में कितना फ़र्क लगता है। आम जिंदगी में आम तासुर ये कि जी कैप्टन तो कैप्टन है, चाहे क्रिकेट टीम का हो या हॉकी टीम का हो, लेकिन यू बीइंग द कैप्टन आपने रिप्रेजेंट पाकिस्तान को इंटरनेशनली नेशनली किया, आप क्या समझते हैं कि क्या फ़र्क है? देखें, क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कैप्टन का, क्योंकि आपको पता है हर बॉल जब आप करा रहे हैं हर बॉल दूसरे बॉल में ड्यूरेशन होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें भी आप बॉलर को कन्वे कर सकते हैं, आप बैट्समैन को इंडिकेट करा सकते हैं, पानी बेचकर कोई डायरेक्शन देना चाहें, उसमें कैप्टन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। हॉकी में ऐसा सच नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हॉकी में कप्तान इस तरह दूसरे लोगों को गाइड करने लग जाएगा तो टीम लगेगी 10 प्लेयर से खेल रही है, 11वां बंदा है ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। हॉकी में आप ये कर सकते हैं कि हॉकी में आप उनको ऑफ द फील्ड यूनाइटेड करें, ड्यूटी स्प्लिट करें उनकी, उनको बताएं कि हम जिस चीज़ के लिए आए हैं आज हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अगर 94 वर्ल्ड कप के लिए आए हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो दोबारा उनके कैरियर में वर्ल्ड कप आएगा ही नहीं, तो एक टाइम में एक हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि जो टीमें हैं वो जज्बे और ये फोकस होने से जीतती हैं। मुझे अभी भी याद है जो 94 वर्ल्ड कप है, सारी टीम जो थी 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, फजर की नमाज भी सुबह उठ के पढ़ती थी। बिल्कुल सही। और कोई लड़का हमने नहीं देखा जो इनडिसिप्लिन हो, जो बगैर बताए कहीं भी गया हो। बिल्कुल सही। दैट्स आई मीन तो वरना आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो कप्तान का काम है कि वो अपने आप को रोल मॉडल बनाए, अपने ऊपर ज़्यादा डिसिप्लिन लागू करे ताकि बच्चों को मैसेज मिले। जूनियर को भी ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अगर कोई सीनियर मुझसे है और वो कैप्टन नहीं है तो मुझे उसको भी इज्जत देनी है ताकि टीम जो है उसमें मतलब कोई इंतशार ना आए, हारमनी आए, कोहेजन आए। जी बिल्कुल सही। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पाकिस्तान हॉकी टीम की जब हम बात करते हैं बैक इन द गोल्डन डेज इफ यू टॉक अबाउट हॉकी, तो वी ऑलवेज बिन ऑन द अटैकिंग साइड। यूरोपियन कंट्रीज को जब हम देखते हैं तो वो डिफेंसिव साइड पे ज़्यादा रहे हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी हमारी रही इट पेड ऑफ एज वेल। अब जो आप देखते हैं हमारी मौजूदा कौमी टीम हॉकी टीम की स्ट्रैटेजी है, क्या वो इसी तर्ज पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या चूँकि हालात बदल चुके हैं, हम देखते हैं कि जी अब टेक्निक्स बदल गई हैं, रूल्स भी बदल चुके हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो अब की स्ट्रैटेजी है वो ठीक है? मेरा ख्याल है ये सवाल जो है ताहिर ज़मान, क्योंकि आपको पता है हाई परफॉर्मेंस कोच है इंटरनेशनल हॉकी के, तो ये एलैबोरेट करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी शहबाज भी खैर जानता ही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अटैकिंग जो अप्रोच है ना, अग्रेसिव अप्रोच जो आप माजी की बात कर रहे हैं, पहले खासा रहा है हमारा पाकिस्तान हॉकी का या एशियन स्टाइल हॉकी का। AstroTurf के आने से और कुछ रूल्स ऐसे बदले हैं हॉकी में कि उसके बाद से हमें इस चीज़ का पहले से तयन करना होगा कि अटैक कब, कहाँ, क्यों करना है और कैसे करना है। और जब तक आप ये पूरा गेम प्लान नहीं करेंगे कि शुरू से ही अटैक करना है, आपने दूसरे क्वार्टर में अटैक करना है, आपने चौथे क्वार्टर में अटैक करना है, उनकी पीछे रीजंस होनी चाहिए। दूसरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये आपको अच्छी तरह अवेयर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपने प्लान बनाना है। AstroTurf पे फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और रूल्स बदलने के साथ साथ एक ट्रू सरफेस होने की वजह से हाई स्पीड बॉल सर्कुलेशन गेम हो गई है हॉकी। आप अगर सारा वक्त अटैक करते रहेंगे ना तो आप में इतनी फिजिकल फिटनेस नहीं है, सुपरमैन नहीं है कि आप गेम के पेस को रखें। बिल्कुल आप शुरू से ही अटैक करना शुरू कर देंगे, फिर आप ग्राउंड में ही सांस लेना शुरू करते हैं और दूसरी टीम आपको फिर किल करती है। सही। तो मैं इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि ठीक है, अप्रोच वाइज बगैर गोल किए तो आप मैच नहीं जीत सकते। इसका मतलब है गोल करेंगे तो जीतेंगे और गोल अटैक से होने हैं, लेकिन इस चीज़ को बाकायदा प्लान करना, कब, कहाँ, कैसे और क्यों अटैक करना है, वो बहुत ज़रूरी है। हर वक्त आप स्पेसिफिक रिप्लाई जो है ना आपके सवाल का वो ये है कि जिस गोल्डन एरा की आपने बात की, हसन सरदार, कलीमुल्लाह, उस वक्त हम इतने सुपीरियर थे कि हर वक्त हमारे पास बॉल रहता था। बिल्कुल सही। आप जाने नहीं देते थे। जब हमारे पास हर वक्त बॉल रहेगा तो हमें लगेगा कि हम ऑफेंसिव ही खेल रहे हैं। बिल्कुल हर वक्त हम ही अटैक करेंगे और वो डिफेंस करते रहेंगे। तो ये इतनी अच्छी टीम थी। अब मसला ये है कि हमारी टीम में उतने स्टार्स नहीं हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ऑफेंसिव खेलें, डिफेंसिव खेलें। हर कोच जो है उसकी कोचिंग डिफरेंट है और मेरे ख्याल में ये है कि बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस। क्योंकि जब डिफेंस का टाइम हो तो आप डिफेंस करें,
जब अटैक का टाइम है तो फिर यूनाइटेड होकर हम अटैक करें। बिल्कुल सही। किसी भी स्पोर्ट्स का जो मुंसलिक या जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, हम जब हॉकी की बात करें तो हॉकी फेडरेशन की जब हम बात करते हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि जो हॉकी फेडरेशन में हम ग्राउंड्स तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं हम हॉकी फेडरेशन में, एंड देन ऑब्वियसली हम एक जनरल जेनेरिक बात करते हैं हॉकी की बेहतरी के लिए और बहाली के लिए, नेशनल स्पोर्ट है ऑब्वियसली। सो सब क्या देखते हैं कि जो इस वक्त काम हो रहा है उसमें मज़ीद और क्या बेहतरी आ सकती है, जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको भी बताइए। बात यह है कि हॉकी के लिए गवर्नमेंट से लेकर फेडरेशन तक कोई भी काम नहीं हो रहा, और जिस तरह हो रहा है अगले 10 साल हम किसी भी जगह स्टैंड नहीं करते कि हम चैम्पियन बने। इसको पैटर्नाइजेशन की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, आईपीसी मिनिस्ट्री से। अगर आप देखें हम तो 3-4 साल से सुन रहे हैं फंड्स ही नहीं हैं। आपने लाहौर से कराची जाना है एक बंदे ने तो 70-80 हज़ार लाख रुपया चाहिए एक बंदे के लिए। अगर आपने 20-30 दिन के लिए 35 लोगों का ट्रेनिंग कैंप लगाना है 50 लाख रुपया चाहिए। हॉलैंड टीम भेजनी है 15 दिन के लिए, टीम जाएगी आएगी, उसमें डेली अलाउंसेस होंगे, आपको 2 से 3 करोड़ रुपया चाहिए। सही। स्पोर्ट्स देखें ये बजट का हिस्सा ही नहीं है आपकी हॉकी। सर मैं इंटरप्ट करते हुए, सर कॉर्पोरेट सेक्टर स्पॉन्सरशिप्स भी तो है ना, फिर तो इसमें कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर का बड़ा अहम रोल आता है। आप देखें इतने बड़े सेक्टर्स हैं, तो अगर वो भी स्पॉन्सरशिप कर दें और अपना रोल समझ लें तो मेरे ख्याल में वो आसानी काफ़ी पैदा होगी। देखें इसके लिए नेशनलिज्म की ज़रूरत है। सॉरी टू से, किसी से भी आप हॉकी की बात करें, मैं बता रहा हूँ कोई नहीं सुनना चाहता, कोई भी कॉर्पोरेट हाउसेज नहीं आना चाहते क्योंकि उनको पता है मीडिया कवरेज ही नहीं मिलती हॉकी को। हॉकी की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हॉकी जो है या वज़ीर आज़म से शुरू होकर तो किसी देहात में जाएगी तो हॉकी ठीक हो सकती है, इसको दरमियान में कोई ठीक नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में एक ओवरऑल रवैये में तब्दीली लाना ज़रूरी है, और दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम। जिस तरह हमने शुरू में बात की कि पेरेंट्स पहले इनकरेज करें, देन ऑब्वियसली हर सेक्टर को हॉकी टीम की बहाली के लिए काम करना चाहिए। अच्छा सर, बिफोर आई फॉरगेट, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा क्रेडिट, और मैं इसलिए देख के दोबारा, तो जो क्रेडिट्स होते हैं ना वो देख के पढ़ने चाहिए भाई, ये मैं ऑन एयर कह रही हूँ। एशिया के फर्स्ट ट्रेनर एंड एजुकेटर कोच, थोड़ा सा मैं चाहूँगी इस पर रोशनी डालिएगा। दैट्स अ ह्यूज माशाल्लाह लैंडमार्क। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक्चुअली ये कोई तो ऐसा नहीं है, मैं सॉरी कता कलामी की माफ़ी, हॉकी टीम अभी भी ऐसा आप ना कहें, यू आर अ स्टार और अभी भी आप एट प्रेजेंट इंटरनेशनली कोच कर रहे हैं। सारे ही जानते हैं, शबाज को भी पता है कि मैंने खेलने के दौरान ही कोचिंग में मैंने अपना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, और जब से खेलना छोड़ा फिर मैं कोचिंग के पीछे पड़ गया हाथ धो के। और जितनी भी कोई इसकी कह लें कि सर्टिफिकेशन हो सकती थी इंटरनेशनल लेवल पे, जो भी कोर्सेज वगैरह होते थे वो मैंने फिर सारे ही करने शुरू कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एकेडमी से सर्टिफाइड हाई परफॉर्मेंस कोच हूँ, सीनियर हाई परफॉर्मेंस कोच हूँ, और सेम टाइम ट्रेनर एंड एजुकेटर हूँ। ट्रेनर एंड एजुकेटर का जो सिलसिला है FIH एकेडमी ने, वो वर्ल्ड एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स के साथ मिलकर शुरू किया था। सो मैं पहला या शायद दूसरा, मैं ऑनेस्टली एग्जैक्टली नहीं बता सकता, एशिया में हूँ। ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। वी फील पेन कि जब हम हॉकी की बात करते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद, इतना इल्म हासिल करने के बावजूद, इतनी अवेयरनेस डेवलप करने के बावजूद, अगर हम हॉकी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो फिर सारा इतना फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का, इन टाइटल्स का। हम चाहते हैं कंट्रीब्यूट करें, जैसे शबाज ने कहा, जब तक एक कैलकुलेटेड कंबाइंड एफर्ट नहीं होगी, जिसमें आपने कुछ नाम लिए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की है, फेडरेशन आ जाती है, गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं। माँ बाप का सबसे पहले तो घर से ही शुरू होती है तरबियत। जब पहले बात हुई कि पेरेंट्स बच्चे को जाने नहीं देते, अब पेरेंट्स दूसरी तरफ, पेरेंट्स को भी चाहिए जब वो खुद व्हाट्सएप पे बिजी होते हैं या ड्रामा देख रहे होते हैं ना, वो बच्चे को भी मना करते हैं कि नहीं बाहर क्यों जाओगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मेरी जिम्मेदारी बनती है, बच्चा अगर ग्राउंड पे जाएगा और बहुत सारी बुरी हरकत से वो दूर रहेगा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जाएगा। सो मैं अपने पूरे दिन में 1 घंटा उस बच्चे के लिए जरूर वक्फ करूं कि मैं खुद उसको ग्राउंड लेके जाऊं, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, उसको अच्छा लगे और उसको एक अच्छा सीखने का मौका मिले। मेरे साथ जाने से क्या है, वो कोच जो है वो अपने आप को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करेगा कि पेरेंट्स साथ आए हैं, वो ज्यादा तवज्जो से उसको सिखाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये थोड़ी सी एक कंबाइंड एफर्ट हो ना, पेरेंट्स भी हो, फेडरेशन भी हो, स्कूल कॉलेजेस वाले वो भी कंट्रीब्यूट करें, कॉर्पोरेट सेक्टर भी आए, और ऊपर से एक मैसेज आना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स है, इसको खुदारा कोने में मत रखें। जैसे हमने बहुत सारे जो दानिश्वर हैं, जो उलमा लोग बताते हैं कि यार ये कुरान शरीफ बीइंग मुस्लिम पढ़ने के लिए है, इसको सजा के रखने के लिए नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगा। तो हॉकी नेशनल स्पोर्ट्स के तौर पे आप कोने में मत सजाएं।
इसको खिलाएं यार, और मैं आपकी इसको सॉरी बेहतर करें। इंटरप्ट करते हुए खवातीन इज़्ज़त, और आज हॉकी के हवाले से, नेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से बात करने का मकसद भी ये है कि आपको यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर होम। हम लोग बड़ा इजीली तनकीद किसी को भी कर देते हैं, तो आपको पहले ये देखना है कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो घर में आपके जो बच्चे हैं पहले उनको तो इंकरेज करना शुरू करें, एंड देन स्काई इज़ द लिमिट। और ये मुझे मतलब मैं ये समझती हूँ कि जब जिस बच्चे में, अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में या यंगस्टर में टैलेंट होता है और उसको हल्का सा मोटिवेट भी किया जाए, देन स्काई इज़ द लिमिट। ये मैं आपको ज़रूर बता दूं। अच्छा सर, बिफोर वी वाइंड अप द शो, जी बहुत सवालात तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट पाकिस्तान को इंटरनेशनली करते हुए किस मुल्क में मज़ा आया? हॉलैंड में। हॉलैंड में ये है कि जब भी कोई अच्छा मैच होता है 5-6 हज़ार का क्राउड आता है, यूरोप में किसी भी कंट्री में नहीं आता। फिर हॉलैंड में ये है कि हर एज ग्रुप की टीमें बनी हुई हैं, 10 साल से शुरू होकर 60 साल की उम्र तक। वो इतना इस हॉकी को एंजॉय करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं कि हम लोग हॉलैंड में खेल के एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है। यही रीज़न है कि मैं प्रोफेशनल हॉकी खेलने के लिए भी हॉलैंड चला गया था। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच ताहिर साहब। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एंड यू आर द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, ऑल ऑफ यू माशाल्लाह से। और ख़वातीन इज़्ज़त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजबीन का शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच। कायनात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन इज़्ज़त, इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी, और प्लीज़ अपने बच्चों को इनकरेज करें और सिर्फ गेम्स और वीडियो गेम्स तक महदूद या कंप्यूटर तक महदूद ना रखें। बिल्कुल वो भी आनी चाहिए टेक्नोलॉजी साथ साथ, लेकिन बैलेंस पर्सनैलिटी के लिए स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इंगेज करना बच्चों और बच्चियों दोनों को बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्दी माइंड होगा तो ही बच्चे आगे तरक्की कर सकेंगे। खुदा हाफिज़ करने से पहले कायनात की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना आ जाइएगा, और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी जी।